नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर की। और बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में आपका विषय आज है जिसकी हम चर्चा करेंगे, उस विषय का नाम है आपके भारतीय राजनीतिक विचार, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जितने भी भारतीय राजनीति के विचारक हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो आपके बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के आज मॉडल पेपर की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज। जैसा कि आपको पता ही है, इसमें होंगे सेक्शन दो होंगे, एक सेक्शन ए होगा और दूसरा होगा सेक्शन आपके बी। इन दोनों की हम चर्चा करेंगे। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन को हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए, जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, वो प्रश्न है मनुस्मृति के अनुसार शाप्तांक सिद्धांत के 7 अंक कौन कौन से हैं? राजा के लिए षड गुण नीति के क्या मायने हैं? इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि मनुस्मृति ने एक साप्तांक सिद्धांत दिया था और षड गुण नीति दी थी, उसका अर्थ क्या है। हालांकि हमें पता है कि साप्तांक सिद्धांत आगे चल के कौटिल्य ने भी दी थी, ठीक है। तो कौटिल्य की भी बात करेंगे। आगे जाके शुक्र नीति में भी इसकी चर्चा थोड़ी सी मिलती है, शुक्र नीति में भी इसकी चर्चा मिलती है, वो भी हम बात करेंगे। तो साप्ताहिक सिद्धांत क्या है? तो क्या कहा है, मनुस्मृति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। देखिए, 7 अंग बताए हैं, 7 प्राकृतिक तत्व बताए गए हैं। इसी कौटिल्य और मनुस्मृति के साप्ताहिक सिद्धांतों में अंतर क्या है? तो कौटिल्य ने साप्ताहिक सिद्धांत स्पष्ट किए हैं, तो वो राजा के लिए स्पष्ट किए हैं, राज्य के लिए स्पष्ट किए हैं। ठीक इसी प्रकार मनु ने इनको प्राकृतिक तत्व बताया है। कौन से प्राकृतिक तत्व हैं, देखते हैं। तो पहला उन्होंने कहा कि राजा, किसी भी राज्य के लिए सबसे प्रमुख और प्रधान जो तंत्र है या तत्व है, वो राजा है, किंग है, जो उसकी शासनाध्यक्ष होता है, रूलर होता है वो। उसके बाद है कि उसके बाद दूसरा सबसे प्रमुख तत्व बताया है, वो है मंत्री, जिसे अमात्य कहते हैं। तीसरा है पुर या किला, यानी कि एक किला होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए। राष्ट्र होना चाहिए, जिसे कौटिल्य ने राज्य का है। कोष होना चाहिए, कोष का अर्थ हुआ यहाँ पर कि आपके पास वो धन की क्षमता होनी चाहिए, वित्तीय प्रबंध आपके कैसे हैं वो। इसके अलावा है आपके दंड, सेना, सेना आपके पास होनी चाहिए। एक राज्य है, राज्य के पास सेना होती है, आधुनिक तौर पर भी सेना होती है, जैसे आज हम देखेंगे इंडियन आर्मी वगैरह है। तो आज से कई समय पहले राजाओं के पास बड़ी बड़ी सेना होती थी, जिससे आप दूसरे किसी पर भी आक्रमण कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति आप पर आक्रमण नहीं करे, क्योंकि जिसके पास सेना होती है उसके पास आक्रमण बहुत लोग कम करते हैं। उसके अलावा है सुहृद मित्र, यानी कि सुहृद मित्र यानी कि पड़ोसी देश, पड़ोसी देश से आपके संबंध कैसे हैं, पड़ोसी देशों से कैसे संबंध बनाया जाए, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो ये है राज्य के, यानी कि कौटिल्य मनु के साप्ताहिक सिद्धांत। इसके अलावा बात की गई षड गुण नीति की। क्या होती है राजा के लिए षड गुण नीति? एक संधि है, संधि यानी कि पास के देश से क्या करना, संधि करना, जो नजदीक देश है उसे संधि करना। उसके बाद विग्रह, अगर देश के साथ अच्छे संबंध नहीं बन रहे हैं तो उस संबंधों को तोड़ देना, विग्रह करना। यान का अर्थ हुआ यहाँ पर कि अगर कोई देश से हमारे संबंध ठीक नहीं है और लगातार वो ऐसे क्रिटिकल या अराजकतावादी फैसले कर रहा है, या फिर अराजकता हमारे देश में फैला रहा है, तो यान का अर्थ यहाँ पर हुआ उस पर आक्रमण करना, उस पर क्या करना, आक्रमण करना, अटैक करना, हमला करना। आसन का मतलब है कि किसी दूसरे दो देशों के मामलों में तटस्थ रहना, उदासीन रहना। उसके बाद है देवी भाव, ये भी दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करने से संबंध है। संश्रय, संश्रय का मतलब अपने आप को शक्तिशाली, या फिर जो भी संश्रय है कि संश्रय का मतलब श्रेय ले जाना या फिर किसी के शरण में चला जाना। अगर कोई शक्तिशाली देश है तो उसे समर्पण कर देना ठीक है। जैसे एक बहुत बड़े आज के समय में जो बड़े देश हैं, जैसे चाइना है, रशिया है या अमेरिका है, इन देशों के साथ अगर सीधी फाइट होती है तो कोशिश रहनी चाहिए कि हम थोड़ा सा इसमें बैकडाउन में रहें। कारण क्या है कि वो देश हमसे ज़्यादा शक्तिशाली है, तो ये संशय करते हैं। विदेशी संबंधों और युद्ध व शांति के समय सही कूटनीतिक निर्णय लेने के लिए रहने के मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो ये सारे सिद्धांत किसने बताए? मनु ने बताए हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कौटिल्य के अनुसार मंडल सिद्धांत क्या है?
और कुल कितने राज्य होते हैं और शुक्र नीति में वर्णित शासन व्यवस्था के मुख्य आधार क्या है। तो मंडल सिद्धांत में 12 अध्यायों की बात की गई है, किसने, कौटिल्य ने। मंडल सिद्धांत क्या होता है और शुक्र नीति में वर्णित शासन क्या होता है। देखिए, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझाने के लिए कुल 12 राज्यों या राजाओं की कल्पना की गई है, जिसका केंद्र विजिगीषु, विजय की इच्छा रखने वाला राजा होता है। देखिए, कौटिल्य ने जो मंडल सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उस सिद्धांत के अनुसार हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बात की गई है 12 राजाओं, और उसके बाद है कि 12 राजाओं में विजय की इच्छा रखने वाला, जो विजय की इच्छा रखता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, वो राजा केंद्र में होगा, बाकी उसके राज्य के इर्द गिर्द होंगे या संपर्क में होंगे। शुक्र नीति मैंने आपको बताया था, एक होती है मनुस्मृति, एक है आपके कौटिल्य ने जो नीति दी है यानी कि अर्थशास्त्र किताब बताई हो, और शुक्र नीति, ये भारत में प्राचीन काल में जो राजनीतिक थॉट आए थे, यहाँ से प्रमुख रूप से आए थे। शुक्र नीति में शासन व्यवस्था का मुख्य आधार सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन, मंत्रियों का नैतिक आचरण और न्याय प्रणाली पर अधिक और प्रजा का कल्याण पर ध्यान दिया गया है। देखिए, शुक्र नीति में 4 चीजें स्पष्ट है। एक तो है कि सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन, केंद्र का जो प्रशासन है, केंद्र का जो ढांचा है, केंद्र की जो व्यवस्था है, वो सुदृढ़ होनी चाहिए। मंत्रियों का नैतिक आचरण क्या है, उनकी मोरल ड्यूटी क्या है, वो मोरल उनका कैरेक्टर क्या है, उस अनुसार वो डिपेंड करेगा। न्याय प्रणाली सुदृढ़ होनी चाहिए। वहाँ की जुडिशरी सिस्टम, अगर किसी भी शासन व्यवस्था में है, अगर न्यायपालिका को ताकत नहीं दी गई है, न्यायपालिका में राजा का या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति का दखल अंदाजी रहती है, तो न्याय निष्पक्ष नहीं होगा। तो न्याय प्रणाली जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा है कि प्रजा का कल्याण। शुक्र नीति में शासन व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा चीज है कि प्रजा का कल्याण होना चाहिए। प्रजा का सर्वप्रथम जो चीजें बताई गई है वो प्रजा के लिए पहले हो, प्रजा का कल्याण हो। वेलफेयर जो स्टेट की बात करते हैं, जो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कब स्पष्ट होगी, जब यहाँ पर क्या होगा, प्रजा का कल्याण दिखाई देगा। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, पंडिता रमाबाई द्वारा स्थापित शारदा भवन का मुख्य उद्देश्य क्या है और तिलक ने स्वराज्य के लिए प्रसिद्ध किया ना। पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या स्पष्ट किया गया है, पहला प्रश्न स्पष्ट किया गया है यहाँ पर कि शारदा भवन का उद्देश्य क्या था। रमाबाई ने शारदा भवन का उद्देश्य क्यों, रमाबाई हम सब जानते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध नारीवादी और भारतीय समाज सुधार करी है, और अपने क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। पंडिता रमाबाई द्वारा 1889 में स्थापित शारदा भवन, याद रखना, शारदा भवन की स्थापना 1889 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य युवा विधवाओं, अनाथ और बेसहारा महिलाओं को आश्रय देना है। याद रखना, युवा विधवाओं, अनाथ और बेसहारा महिलाओं को क्या देना है, सहारा देना है या फिर उनको आश्रय देना है, और सुरक्षा तथा आत्मनिर्भर बनने के लिए शिक्षा प्रदान करना है। इन सभी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा की अलग हम सब जानते हैं, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नारियों के लिए अगर किसी ने निभाई थी, वो आपके थी पंडिता रमाबाई, जिन्होंने खुद ब्राह्मण थी, ब्राह्मण होते हुए भी इनके पिता ने इनको धर्मशास्त्रों की बहुत ज्ञान दिया था। ब्राह्मणों के जो धर्मशास्त्र थे उनका ज्ञान दिया था। आगे जाके उन्होंने और महिलाओं की शिक्षा के लिए अन्य बहुत से कार्य किए। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है, तिलक ने स्वराज को लेकर क्या प्रसिद्ध नारा दिया। तिलक हम सब जानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है। उन्होंने स्वराज, जैसे कि हम सब जानते हैं, उन्होंने स्वराज की घोषणा करवाई थी 1906 के आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था, और 1906 के इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इस अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज की मांग की गई थी। और स्वराज की मांग करते हुए तिलक ने कहा था कि हमें स्वयं राज्य दो, हमारा खुद का रूल होना चाहिए, हमारा खुद का शासन होना चाहिए। और बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को लेकर प्रसिद्ध नारा दिया, जो हम सबको जानता है, बचपन से हम इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि उस समय की जो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज चारों तरफ से भारतीय लोगों को एक तरीके से दबोच के बैठे थे। बड़ी व्यवस्था के हिसाब से हम देखें कि बहुत बड़ी व्यवस्था थी अंग्रेजी
ताकत से टकराना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और कांग्रेस का जो शुरुआती सेशन था वो नरम पत्थियों के पक्ष में था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 तक जो भी वर्चस्व कांग्रेस पार्टी में रहता है वो नरम पत्थियों का रहता है। धीरे धीरे तिलक इसमें आगे आने लगे और तिलक ने टकराने की कोशिश की और कोशिश की कि यार अंग्रेजी साम्राज्य से मैं स्वराज मांगूंगा और स्वराज लेके रहूंगा। बेरुखी से बगावत और भड़केगी। तिलक को पता था कि अगर ऐसे ही बैठे रहे तो और बगावत भड़केगी। तो तिलक की आवाज में हम कहें कि बेरुखी से बगावत और भड़केगी वो क्या जाने, बेरुखी से बगावत और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और भड़केगी वो क्या जाने। बेरुखी से तबीयत और भड़केगी। मैं माफ करना, इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ और समझने का प्रयास करेंगे कि बेरुखी से तबीयत और भड़केगी वो क्या जाने, तबीयत इस अदा से और बिगड़ेगी वो क्या जाने। वो क्या जाने हमारा इरादा किस कयामत का है, वो क्या जाने हमारा इरादा किस कयामत का है, किसी पत्थर की मूरत से बगावत का इरादा है, बगावत का इरादा है। तो ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। और इसी प्रयासों को लेके हुए आगे तिलक ने ये नारा दिया और आगे जाके इन्होंने इसके लिए आगे जाके 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया था। होम रूल आंदोलन शुरू किया था, तो इसको भी हम चर्चा करेंगे। चौथा प्रश्न है स्वामी विवेकानंद के व्यवहारिक वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांता से क्या तात्पर्य है, तिलक ने किन दो उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाई। दो प्रश्न यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। अब विवेकानंद के व्यवहारिक वेदांत का तात्पर्य है कि वेदांत के दर्शन को केवल किताबों या जंगलों तक सीमित न रखकर मानव सेवा। देखिए वेदांत, वेदों का जो वेदांतों का या वेदों का जो ज्ञान है उसको केवल यहाँ पर किताबों या जंगलों तक सीमित नहीं रखना है। उनका कहना है कि मानव सेवा करनी है, सामाजिक समानता लानी है और दरिद्र यानी कि गरीब लोगों की सेवा करनी है। गरीब लोगों की सेवा में ये सारा कार्य लगाना है। तो हम कह सकते हैं मानव सेवा, सामाजिक समानता और दरिद्र जो लोग हैं उनके लिए या गरीब लोगों के लिए काम करना है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने किसमें कहा था, तो व्यवहारिक वेदांत में उन्होंने कहा था। दूसरा प्रश्न है तिलक ने किन दो उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाई। हम सब जानते हैं तिलक पहले राजनेता हैं जो जेल में गए थे, भारत के पहले राजनेता जो जेल में गए थे इन क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए या राष्ट्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन के लिए गए थे, वो पहले हैं तिलक। 1897 में गए थे। चापेकर बंधुओं से संबंधित एक मामला हुआ था, दामोदर चापेकर और बाल मुकुंद या बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों मामलों के लिए किंग्सफोर्ड जो हमला किया था तो उन पे ये हुआ था। शायद मैं आपको बताऊं उस समय एक प्लेग बीमारी फैली थी और प्लेग बीमारी से संबंधित उस समय बहुत से ऐसे एक्ट लेके आ रही थी अंग्रेजी सरकार जिसके माध्यम से कई हमारे धर्मों के या धर्म में आक्षेप कर रही थी अंग्रेजी सरकार। तो इसी को देखते हुए तिलक ने अपने अखबार केसरी में कुछ छापा था, उसको लेकर चापेकर बंधु थोड़े से होश में आ गए और रीड और आर्चर नाम के दो डॉक्टरों की उनकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद उनको जब पकड़ा, तीसरे वाले व्यक्ति को उनको पकड़ के पूछा कि भाई क्यों ऐसा आपने हत्या वगैरह की, तो क्या हमने अखबार पढ़ा था केसरी, वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये जो डॉक्टर हैं ये प्लेग के नाम पर हमारे धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वो अखबार किसका है क्या पता करो, तो वो अखबार किसका था, तिलक का था। तो तिलक को बुलाया गया और तिलक को वहां पर जेल हो गई थी। और उस आर्टिकल की वजह से, केसरी अखबार में आर्टिकल छापने की वजह से तिलक को क्या हो गई थी, जेल हो गई थी। 1897 में पहली बार वो जेल गए थे और जेल जाने से पहले उन्होंने पता किया कि राष्ट्रीय चेतना अगर राष्ट्र में सभी लोगों को जागृत करना, एक करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे लोग इकट्ठा हो जाए। तो उन्होंने दो उत्सव की शुरुआत की, एक तो सार्वजनिक रूप से गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणेशोत्सव 1893 में मनाया गया और 1895 यहाँ से पूरे देश में गणेश उत्सव। आज तो आपको पता ही है कि गणपति उत्सव महाराष्ट्र में किस बड़े स्तर पे मनाया जाता है। और शिवाजी उत्सव, शिवाजी तो अपने आप में क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की जा रही है और महाराष्ट्र की शान, आन बान और शान सभी है। इस समय उत्सव जो मनाए गए वो उत्सव की शुरुआत अगर किसी ने की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी और तिलक ने ये उत्सव मनाए थे। आगे बात करेंगे हम। पांचवा प्रश्न है
महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह की मूल अवधारणा क्या है और अरविंद घोष के पूर्ण योग का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखिए, महात्मा गांधी जी, अगर देखा जाए कि सबसे बड़े पॉलिटिशियन इंडिया में अगर हुए हैं कोई, उन्हीं में से एक नाम है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी ने दो सिद्धांत बड़ी प्रमुखता से, उनके सारे सिद्धांत मान्य हैं, लेकिन अपने ज्यादातर आंदोलनों में उन्होंने दो चीजों पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अडिग रहे थे। उनमें से पहला है नॉन वायलेंस और दूसरा है सत्याग्रह का जो ये अवधारणा क्या है, देखते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है मन मन वचन और कर्म से किसी को चोट न पहुंचाना। अहिंसा का अर्थ है मन से, वचन से, कर्म से किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचानी, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी, किसी भी प्रकार से हथियार हाथ में नहीं लेना है। जबकि सत्याग्रह का अर्थ है बिना किसी भौतिक बल के आत्मिक शक्ति द्वारा सत्य पर अड़े रहना। भौतिक मतलब कुछ ऐसा बोलना नहीं है, कुछ ऐसा करना नहीं है, बस मौन रहकर जो आपके खिलाफ जो कानून है उसका आपको विरोध दर्शाना है, तो मौन रहकर वो सब कुछ कर सकते हैं। तो किसी ने कहा ना, किसी के शोर शराबे ने कुछ नहीं किया, वैसा किसी के मौन ने कर दिया। तो ऐसे बापू थे और बापू के मौन ने भारत को आजादी भी दिलाई। महर्षि अरविंदो के पूर्ण योग का मुख्य लक्ष्य केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दिव्य चेतना को पृथ्वी पर लाकर मानव जीवन का दिव्य रूपांतरण करना है। देखिए, अरविंद घोष के पूर्ण योग का मुख्य लक्ष्य है केवल मोक्ष प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दिव्य चेतना को पृथ्वी पर लाकर मानव जीवन का दिव्य रूपांतरण करना है। यानी कि मानव जीवन को सफल बनाने का काम करना है। ये कार्य किसका था? अरविंदो घोष का था, जो आगे जाके बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं इंडिया में। छठा प्रश्न है पेरियार। हम सब जानते हैं तमिलनाडु यानी कि साउथ इंडिया से एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर आते हैं, ठीक है, और अपने आत्मसम्मान आंदोलन के वर्षे से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तमिलनाडु से आने वाले आत्म शुरू किए गए आत्मसम्मान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है और गांधी जी के ट्रस्टी न्यासधारिता का सिद्धांत क्या है? देखिए, पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन 1925 में मुख्य उद्देश्य गैर ब्राह्मण जातियों को सामाजिक न्याय दिलाना है, जाति प्रथा का उन्मूलन करना है और उनके भीतर स्वाभिमान पैदा करना है। ध्यान रखना, पेरियार गैर ब्राह्मण का उन्होंने नारा दिया था, क्योंकि साउथ में ब्राह्मणों का वर्चस्व लगातार बढ़ रहा था। उन ब्राह्मणों के वर्चस्व को कम कैसे किया जाए, इसलिए पेरियार ने कौन सा चलाया था? आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। कब चलाया था? 1925 में चलाया था। क्या उद्देश्य था? एक तो है कि सामाजिक न्याय दिलाना, जाति प्रथा का उन्मूलन, जो जाति प्रथा बनी हुई है उसका समूल नाश करना, इसके अलावा है उनके भीतर स्वाभिमान पैदा करना। छोटी जातियां, निम्नतम जो जातियां थी दक्षिण भारत की, जो द्रविड़ जातियां थी, द्रविड़ जातियों में जो एक हाश आ गया था, उनमें स्वाभिमान कैसे जगाया जाए। तो स्वाभिमान के लिए अगर किसी ने कार्य किया था, वो किसने किया था? आपके पेरियार ने किया था। ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार एक उपाधि है उनके। एक है कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है? गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत है कि कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके पास जो क्या है, धन है, वो धन उसका वो मालिक नहीं है, वो केवल उसका रक्षक है। सिद्धांत कहता है कि धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है, बल्कि समाज की भलाई के लिए केवल वह ट्रस्ट या रक्षक है। उसको भगवान ने एक रक्षक के रूप में, उस संपत्ति का रक्षक के रूप में उसको भेजा है। वो अपनी संपत्ति का मालिक नहीं है, वो एक रक्षक है और उसे ट्रस्ट कर देनी चाहिए या फिर लोगों में बांट देनी चाहिए समय पर। सातवां प्रश्न है वी डी सावरकर के अनुसार हिंदुत्व की परिभाषा के मूल तत्व क्या है और नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? देखो, एक प्रश्न में दो प्रश्न निहित है। एक तो यहाँ पर है कि वी डी सावरकर के हिंदुत्व का अर्थ क्या है और दूसरा है कि नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या अर्थ है। कहने का अर्थ हुआ, वी डी सावरकर कौन है? विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर के नाम से महाराष्ट्र में बहुत बड़ा नाम है। हर किसी के दो मत हो सकते हैं। सावरकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जिसपे विवाद थोड़े से होते रहे, लेकिन विवादों के हिसाब से हम देखें कि ये व्यक्ति थे वी डी सावरकर, जिनकी वजह से 1857 की जो क्रांति थी वो लोगों के सामने आई। उनकी एक किताब थी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस जो मामला था, या फिर उन्होंने एक किताब लिखी थी। हालांकि वो किताब भारत में बैन हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे इस किताब को आगे जाके मतलब एक तरीके से बहुत गुप्त तरीके से बेचा गया था भारत में, और उन गुप्त तरीके से इस किताब को पढ़ने वाले दो महान व्यक्ति थे, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। सोच के देखिए, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने वी डी सावरकर की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
1857 की ये किताब को पढ़ा था। ठीक उसी में हिंदुत्व की परिभाषा वगैरह बात की गई है। तो हिंदुत्व की परिभाषा के मूल तत्व क्या है देखते हैं। सावरकर के अनुसार हिंदू वह हैं जो सिंधु नदी से लेकर समुद्र तक फैली भारत भूमि को अपनी पितृभूमि या पूर्वजों की भूमि और पुण्य भूमि, पवित्र भूमि मानता है। यानी कि हिंदू वह है जो सिंधु नदी से लेकर और भारत भूमि को पितृभूमि या पुण्य भूमि मानता है। वही वास्तव में क्या है, सच्चे अर्थों में एक हिंदू है। अगला है कि नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद का क्या तात्पर्य है। जो पंडित नेहरू थे, उन्होंने एक तरीके से एक व्यवस्था दी थी कि लोकतांत्रिक समाजवाद बहुत जरूरी है। राजनीतिक लोकतंत्र इतना लंबा नहीं टिकेगा अगर आर्थिक लोकतंत्र नहीं स्थापित किया, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र लंबा तभी चलेगा जब हम देश में आर्थिक समानता लेके आएंगे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अ, अगर अर्थ के आधार पर या फिर आय के बराबर नहीं है, या फिर वो अपना समय पर गुजारा नहीं कर पा रहा है, तो वो राजनीतिक में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा या लोकतंत्र में इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आर्थिक असमानता को दूर करना है। आर्थिक असमानता, सभी को कार्य देना है और कार्य के आधार पर उनकी आय स्थापित करनी पड़ेगी, तब जाके सच्चे मायनों में क्या आएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद आएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 8वां प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना क्यों की थी, और नेहरू की विदेश नीति का मुख्य आधार पंचशील क्या है। हम देखते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, और ये हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की थी। अछूतों और शोषितों में शिक्षा का प्रसार करना है। अछूत जो कहे जाते थे, निम्न वर्ग की जो जातियां थी उनको अछूत कहा जाता था, उनमें शिक्षा का प्रसार करना था, और आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उनके अधिकारों के लिए जागरूक करने हेतु की थी। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1924 में की थी। और क्यों की थी, तो अछूत और शोषित है उनको क्या करना है, शिक्षा का प्रसार करना है, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति सुधारने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए या अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करने के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। साथ ही साथ बात करेंगे, नेहरू की विदेश नीति का आधार पंचशील था, 5 सिद्धांतों का एक समूह था जो राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, समृद्धता के सम्मान पर बल देता था। पंचशील के समझौते पर नेहरू की विदेश नीति ज्यादातर टिकी हुई थी, और पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954 को चाइना के साथ भी किया गया था। चाइना के साथ इस समझौते का अर्थ ये था कि हम क्या करेंगे, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व रखेंगे, एक दूसरे के प्रति अनाक्रमणता की नीति अपनाएंगे, विदेशी या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के देशों के जो आंतरिक मामले उनमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और परस्पर समानता के भाव से आगे बढ़ेंगे। ये सारी की सारी नीतियां दी थी पंचशील समझौते के साथ, और नेहरू की विदेश नीति का एक प्रमुख तत्व था पंचशील समझौता। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 है, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का नारा देने का मुख्य उद्देश्य क्या था, और लोहिया चौखंबा राजे की परिकल्पना क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण, जेपी बोला जाता है आमतौर पे, जेपी नाम आपने प्रसिद्ध बहुत ज्यादा हुआ है, जेपी। संपूर्ण क्रांति हम सब जानते हैं कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने क्या लगा दिया था, देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी लगाने के बाद इसका विरोध करने के लिए, मतलब जयप्रकाश नारायण चाह रहे थे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक हर तरीके से क्या होना चाहिए, पूरी क्रांति होनी चाहिए। पूरा बदलाव लाने के लिए संपूर्ण क्रांति चलाई थी। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण। बहुत ही समाजवादी और बड़े स्वाभिमानी नेता थे जयप्रकाश नारायण। हालांकि एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी रहे नहीं, ठीक है। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने अप्रोच की थी कि आप आइए कैबिनेट में, लेकिन अपने विचारों को अलग रखने के लिए पॉलिटिक्स से अपने आप को थोड़ा सा अलग किया, और कभी भी कोई पद लिया नहीं आमतौर पे। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य 1970 के दशक में तत्कालीन व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार मिटाकर समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और नैतिक बदलाव लाना था। ध्यान रखना, 1970 का दशक जो था वो इंदिरा गांधी के शासन का काल था। हालांकि 1971 में युद्ध किया, युद्ध के बाद कुछ ऐसे हालात बने
कि 1975 में इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, और इमरजेंसी और उस व्यवस्था के खिलाफ, उस व्यवस्था को बदलने के लिए जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या शुरू किया गया था? संपूर्ण क्रांति। उसके बाद बात करेंगे राम मनोहर लोहिया के चौखंबा राज्य की परिकल्पना विकेंद्रीकरण पर आधारित थी, जिसमें सत्ता के 4 स्तंभ थे। देखिए चौखंबा लोहिया, राम मनोहर लोहिया की बात कर रहे हैं, बाहर से पढ़ के आए थे, बड़े समाजवादी और समाजवादी नेता है। भारत में समाजवाद के एक तरीके से जनक कह सकते हैं हम राम मनोहर लोहिया साहब को। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक चौखंबा राज्य दिया था। चौखंबा राज्य का अर्थ हुआ कि उन्होंने कहा कि 4 स्तर का सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन सत्ता होनी चाहिए, और डिसेंट्रलाइज सत्ता के हिसाब से 4 ऐसे सोर्स होने चाहिए जिनके माध्यम से आगे ये व्यवस्था बढ़नी चाहिए। तो पहला उनका स्तर था गांव, दूसरा मंडल यानी कि जिला, तीसरा प्रांत और चौथा केंद्र। गांव तो हम सब जानते हैं, मंडल तहसील स्तर पर, प्रांत यानी कि स्टेट, और केंद्र यानी कि एक देश हो और सेंट्रल पे वो सारी चीजें। चौखंबा राज्य का सिद्धांत किसने दिया था? याद रखना, लोहिया ने दिया था। आगे के प्रश्न पर हम बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का मूल संदेश क्या था, और लोहिया ने समाजवाद के लिए किन किन सप्त क्रांतियों का आह्वान किया था? एकात्म मानववाद का मूल संदेश मनुष्य को टुकड़ों में न देखकर उसके शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का एक संपूर्ण एकात्म विकास करना है, जो भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, जो भारतीय संस्कृति पर आधारित हो। इसकी हम बात करेंगे। लोहिया की सप्त क्रांतियां, लोहिया की जो सप्त क्रांतियां थी वो जातिवाद, लैंगिक असमानता, रंगभेद, विदेशी गुलामी, आर्थिक असमानता, निजी जीवन में दखल और अस्त्र शस्त्र के खिलाफ बदलाव का आह्वान करती थी। लोहिया ने सप्त क्रांति दी थी, और उनके अनुसार सप्त क्रांति में क्या था? एक तो जातिवाद को समाप्त करना है, साथ ही साथ लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको समाप्त करना है। नारी और पुरुष में भेदभाव होता है, उसको समाप्त करना है। असमानता जो है, जो इनइक्वलिटी है, इसको क्या करना है? खत्म करना है। देश में, समाज में समानता लाना है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रंग भेद, जो रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, या फिर रंग भेद होता है कि काले और गोरों में जो भेद होता है, अमेरिका में बहुत बड़े स्तर पे था, ब्लैक एंड वाइट में जो डिस्क्रिमिनेशन था। भारत में तो जाति के आधार पर रहा था। भारत की में जाति के आधार पर इतना प्रखंड नहीं रहा जितना अमेरिका में वो रेस के आधार पर रहा था। काले गोरों में भेदभाव बहुत ज़्यादा था। साथ ही साथ हम बात करेंगे विदेशी गुलामी, विदेशी गुलामी नहीं होनी चाहिए, विदेशों की गुलामी में नहीं रहना है। आर्थिक असमानता को दूर करना है, जो आर्थिक असमानता है उसको दूर करना है। समाज में एक समाजवादी व्यवस्था लेके आनी है, जो पिछड़े से पिछड़ा तबका है उसको भी समान अधिकार मिले, इसलिए आर्थिक असमानता लाए। निजी जीवन में दखल नहीं हो, यानी कि ये अभी 2017 का राइट टू प्राइवेसी एक्ट आया था, अपने जस्टिस PS पुट्टा स्वामी का जो केस हुआ था, 2017 की बात है। उसमें एक और आर्टिकल 21 का और विस्तार हुआ, और एक नया मौलिक अधिकार जुड़ा। मौलिक अधिकार का नाम निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी एक्ट। दखल और अस्त्र शस्त्र के खिलाफ बदलाव का आह्वान करती है। ये सब क्रांतियां हैं। 10% हमारे साथ हो जाते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो हम देखेंगे। एक तो हमने मनु को पढ़ा, मनु ने साप्ताहिक संध्या दी और षडगुण नीति दी थी। मनुस्मृति विधि ग्रंथ है। मनु एकमात्र, हम बात करेंगे आगे वैसे मनु के क्वेश्चन आएंगे तो। कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत दिया था। कूटनीति और गुप्तचर किताब कौन सी थी? अर्थशास्त्र। तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की बात की थी। पहला तो उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्धाधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये उन्होंने कहा था स्वराज के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने 1890 के दशक में 2 बड़े महोत्सव मनाने की शुरुआत की थी, एक तो गणेशोत्सव और दूसरा शिवाजी उत्सव। तीसरा, गांधी जी ने अहिंसा, सत्याग्रह और न्यासधारिता पर दिया। गांधी जी के बारे में हमने अहिंसा की बात की, सत्याग्रह की बात की और न्यासधारिता, ट्रस्टीशिप सिद्धांत की बात की हमने। इन्होंने एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज और हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। दीनदयाल ने एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का एकात्म विकास हो, इसका सिद्धांत दिया था। ध्यान रखना, पंडित दीनदयाल ने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया था। आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट पूछा भी जा सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे, अब हमारी सब्जेक्ट कौन सी है। हमारा जो सेमेस्टर है वो है BA सेकेंड ईयर का, और सेमेस्टर है अपना 4th सेमेस्टर।
फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस से संबंधित हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, और पॉलिटिकल साइंस में आपके ये सब्जेक्ट रहेगी वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक विचार। भारतीय राजनीतिक विचारों का कुछ कालक्रम है, उस कालक्रम को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि वो कालक्रम किस प्रकार का है। देखिए प्राचीन काल में, यानी कि एशियंट में जो ये कालक्रम है, तो भारत के कौन से विचारक हैं, प्राचीन भारत के विचारक कौन से हैं, जो राजनीतिक विचारक कौन से हैं, उनमें से मनु है, कौटिल्य है, शुक्र के कूटनीतिक ग्रंथ है, और सप्तांग और मंडल सिद्धांत है। दो पढ़े हैं, एक तो मनु और दूसरा कौटिल्य, ये दो प्रमुख है। पुनर्जागरण काल, ये आप देख सकते हो कि आप 1800 से लेकर 1900 के बीच का जो काल है वो भारत में पुनर्जागरण का है, भारत में समाज सुधारक और धार्मिक क्रांतियों का है। यानी कि समाज सुधारक यानी कि समाज में समाज और धार्मिक क्रांतियां जो हुई थी उसके बारे में है, और कई ऐसे सिद्धांत और कई लोग कई समाज सुधारक आए थे जिन्होंने इस पे चर्चाएं वगैरह की थी, और हम नाम ले सकते हैं राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, ज्योतिबा फूले, ये सारे के सारे जो थिंकर थे वो पुनर्जागरण काल के थे। इनमें स्वामी विवेकानंद, पंडिता रमाबाई, लोकमान्य तिलक और सांस्कृतिक उत्थान वाले थे। ये पुनर्जागरण का काल था, यानी कि 1800 से 1900 का जो दशक था वो है, ये प्राचीन था। उसके बाद राष्ट्रवादी काल, यानी कि नेशनल मूवमेंट जो शुरू हुआ था, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू हुआ था, वो उस समय कौन से पॉलिटिकल थिंकर इंडिया में रहे, तो उनमें से गांधी जी हैं, अरविंदो घोष है, पेरियार है, सावरकर है, डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय ये लोग थे। उसके अलावा आधुनिक काल में एक जेपी थे, संपूर्ण क्रांति का नाम दिया, और लोहिया थे, सप्त क्रांति का, और पंडित दीनदयाल दिया थे। ये आधुनिक मॉडर्न जो अभी पीरियड है उस दौरान कौन से पॉलिटिकल थिंकर हैं, तो वो उनमें से तीन है, जेपी, आपके लोहिया, और तीसरे है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इनके बारे में बात करेंगे। तो आज का विषय है आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में ये सारे के सारे विचारक हमें देखने। भारतीय राजनीतिक दर्शन का निचोड़ क्या है, इंडियन पॉलिटिकल फिलोसॉफी का वास्तव में अर्थ क्या है, भारत की पॉलिटिकल फिलोसॉफी किस आधार पर जाती है। एक वाक्य यहाँ पर स्पष्ट है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सच्चा लोकतंत्र केवल राजनीतिक नहीं होता है, बल्कि सामाजिक और नैतिक उत्थान का एक माध्यम है, जहाँ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का कल्याण निहित हो। कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को योजना का लाभ मिल पाए, तभी आप एक सच्चे लोकतंत्र में रह रहे हैं। केवल लोकतंत्र नाम का नहीं होना चाहिए, उसमें सामाजिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, उसमें आर्थिक लोकतंत्र भी होना चाहिए, और नैतिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। हम केवल कानून बना दें या योजना बना दें, बनाने से लोगों तक नहीं पहुंचेगी। लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें उस तरीके की व्यवस्था डेवलप करनी पड़ेगी या बनानी पड़ेगी, ताकि लोगों को वो व्यवस्था के पूरी लाभ प्राप्त हो पाए। यही भारतीय राजनीतिक दर्शन का पूरा निचोड़ है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट या फिलोसॉफी। हम बात करेंगे, भारतीय राजनीतिक चिंतन हमारा चल रहा है। अब बात करेंगे, सेक्शन ए हमने समाप्त कर दिया है, और सेक्शन ए समाप्त करने के बाद हम सेक्शन बी की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी से संबंधित हम पहला प्रश्न देखेंगे, और सेक्शन बी से संबंधित पहला प्रश्न है, मनुस्मृति में प्रतिपादित मनु के राज्य के साप्ताहिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए तथा उनके द्वारा बताए गए राजा के कर्तव्य और संप्रभुता पर नियंत्रणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में आचार्य मनु का स्थान सर्वोपरि है। प्राचीन जो राजनीतिक विचार है या राजनीतिक चिंतन है उसमें मनु, मैंने कहा ना भारत के सबसे प्राचीन विचारक कौन है, वो मनु है। मनुस्मृति लिखी थी, आपको पता होना चाहिए कि मनु जो है वो वैदिक सभ्यता के समकालीन है। वैदिक काल था उसके समकालीन है। हम कह सकते हैं ईसा से 1000 साल पहले वैदिक काल का था, उस समय के मनु हैं। मनु को मानव धर्म शास्त्र, उनकी जो किताब है मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं, मानव शास्त्र भी कहते हैं। मानवता के प्रथम शिक्षक वो मनु है। तो क्या कहते हैं, मनु का स्थान सर्वोपरि है, मानव जाति के जनक कहे जाते हैं, मानव जाति के जनक कहे जाते हैं। उनकी अमर कृति है मनुस्मृति। मनुस्मृति का एक नाम है मानव धर्म शास्त्र या मानव शास्त्र भी है।
राज्य के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों का सांगोपांग यानी कि एज इट इज विवेचन मिलता है। मनु ने राज्य के अस्तित्व और उसकी कार्य प्रणाली को समझने के लिए साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हमने देखा था साप्तांग सिद्धांत, उन्होंने स्वामी, अमात्य, कुरु, कोश, दंड, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने दी थी, प्रतिपादन किया। साथ ही राजा की संप्रभुता अश्मित होने रोकने के लिए उस पर कड़ी नियंत्रण भी लगाए। संप्रभुता यानी कि वो फैसला करे तो ऐसा नहीं है कि निरंकुश करे, उस पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसलिए उस समय सभा और समितियां होती थी जिसके माध्यम से वो क्या कर सकता है, फैसले कर सकता है। मतलब फैसले खुद के नहीं होते थे, सभा और समिति की सिफारिश या सलाह मशवरे के बाद फैसले लेता था, ऐसी बात बताई गई है। मनु का साप्तांग सिद्धांत क्या? मनु के अनुसार राज्य एक जीवधारी संस्था है। जीव किस प्रकार से चलता है वैसी संस्था, निर्जीव नहीं है, जिसके 7 अंग या प्रकृतियां होती है, 7 प्रकृतियां होती है। देखिए मनु ने जो साप्तांग सिद्धांत दिए उसमें राज्य की 7 प्रकृतियां बताई है। और ठीक इसी प्रकार आगे जाके कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत देंगे, उनमें भाग बताए हैं कि भाई अगर एक राज्य होता है तो राज्य के मुख्य तत्व ये होने चाहिए। तो मनु ने प्रकृतियां बताई, 7 प्रकृतियां। ये सातों अंग मिलकर राज्य रूपी शरीर का निर्माण करते हैं। ये 7 प्रकृतियां मिलकर राज्य रूपी शरीर का निर्माण करते हैं, ऐसा मनु कहते हैं। पहला उनका है राजा। राजा को राज्य का प्रधान सिर माना गया है। वह उच्च कुल का जितेंद्रिय और प्रजापालक होना चाहिए। जितेंद्रिय का मतलब है कि बहुत ही उसके पास कौशल और शिक्षण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जितेंद्र मतलब है उसकी इंद्रियों पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, तो वो होना चाहिए। और प्रजापालक होना चाहिए। प्रजापालक का अर्थ हुआ कि प्रजा की रक्षा करने वाला होना चाहिए। मंत्री राजा अकेले शासन नहीं चला सकता है, मंत्री राज्य की आंख की तरह होते हैं। ध्यान रखना, राजा अकेला शासन नहीं चला सकता है, उसके साथ कौन होना चाहिए? वो मंत्री होने चाहिए। ध्यान रखना, मनु के साप्तांग सिद्धांत में सबसे प्रमुख कोई है तो वो स्वामी यानी कि राजा है। राजा के बाद दूसरा सबसे प्रमुख जो अंग है उसे मंत्री कहा गया है। मंत्री सबसे प्रमुख है और बाकी उसके बाद अन्य अंग आते हैं। आगे क्या है? तीसरा, पूर्व किला राजधानी। राज्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षित राजधानी और सुदृढ़ किलों का अनिवार्य है। राज्य की सुरक्षा के लिए एक सुदृढ़ राजधानी और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा दुर्ग होना चाहिए जहां पर सेना और राज्य के लोग रह सकें। राष्ट्र राज्य, इसमें राज्य की भूमि और उसमें रहने वाली जनता शामिल है जो राज्य का भौतिक आधार है। कोष, राज्य के सुचारू संचालन, जन कल्याण, सेना के खर्च के लिए धन का होना आवश्यक है। कोष को राज्य का मुख कहा गया है। ध्यान रखना, मनु के साप्तांग सिद्धांत में राज्य का मुख्य किसे कहा गया है? तो आप क्या करना, कोष को उसको प्रमुख कहा गया है यानी कि मुख्य कहा गया है। दंड यानी सेना, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए अनुशासित सेना का अनिवार्य है जो राज्य के बल का प्रतीक है। मनुस्मृति में सेना का होना बहुत आवश्यक है। मनुस्मृति में साप्तांग सिद्धांत में दंड का अर्थ है सेना होनी बहुत जरूरी है। मित्र, संकट के समय राज्य की सहायता करने वाले शांतिप्रिय निष्ठावान अंतरराष्ट्रीय मित्र कान की तरह होते हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आपका ऐसा मित्र होना चाहिए, अगर किसी देश के साथ आपकी अनबन हो जाए या रिश्ते खराब हो जाए तो पास का देश ऐसा होना चाहिए जो आपकी क्या करे, हेल्प कर सके और हेल्प करके आप उस पर विजय पालना कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इसराइल में जो ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया गया था उसमें इसराइल ने काफ़ी पास के देश जो था उस देश से काफ़ी ये मदद ली थी। केन्या देश था, उससे मदद ली थी, तब जाके युगांडा में वो जीत पाया था। तो केन्या एक तरीके से उसने हेल्प की थी, वहाँ से हेलीकॉप्टर इसराइल के उतरे थे और फिर आगे जाके युगांडा में अपने लोगों को बचाया था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट कहते हैं, बहुत ही अ, महान ऑपरेशन में से एक था। इसराइल ने अपने बहुत से सैनिकों को बचाया था। तो केन्या एक क्या था, मित्र राष्ट्र की तरह उसने व्यवहार किया था। हालांकि केन्या के लोगों को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी थी, खैर वो तो है, लेकिन उसने एक समय पर हम कह सकते हैं कि रिश्ते निभाने में कोताही नहीं की थी, रिश्ते बराबर से निभाए थे, ईमानदारी से निभाए थे। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। राजा के कर्तव्य प्रजारंजन। मनुस्मृति में राजा को असीमित अधिकार नहीं दिए गए हैं बल्कि उसे कर्तव्य में बांधा गया है। मुख्य कर्तव्य में प्रजा की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, रक्षण, अनाथों असमर्थों की सहायता, पालन, धर्म की स्थापना, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और न्याय प्रदान करना शामिल है। ये सारे के सारे मनु ने हैं एक राजा के कर्तव्य स्थापित किए। आपको इसको देखोगे तो आपको चीज समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राजा की संप्रभुता पर नियंत्रण। संप्रभुता, सॉवर्निटी। संप्रभुता क्या होती है कि आप अपने आंतरिक और बाहरी
फैसले बिना किसी बाहरी देश के दबाव के ले सकें, इसे बोलते हैं संप्रभुता। भारत एक संप्रभु देश है, तो संप्रभु देश है, लेकिन संप्रभुता पर मनुस्मृति में साप्ताहिक सिद्धांत कहते हैं कि राजा के मनुस्मृति पर नियंत्रण किस प्रकार से रखा जाए, नियंत्रण किस प्रकार रखा जाए, उसकी चर्चा की गई है। तो मनु ने राजा को देवी उत्पत्ति का सिद्धांत तो दिया, लेकिन उसे निरंकुश होने की अनुमति नहीं दी है। निरंकुश नहीं, अंकुश होना बहुत जरूरी है। एक सभा और समिति होती थी जो अंकुश रखती थी कि राजा मतलब ऐसा फैसला नहीं कर, तानाशाहीपूर्ण शासन नहीं करे, उस पर कंट्रोल हो और विचारक कंट्रोल हो या फिर अनुमानित कंट्रोल। राजा की संप्रभुता पर निम्नलिखित नियंत्रण लगाए गए। क्या क्या नियंत्रण लगाए हैं, किस तरीके से लगाए हैं, देखते हैं। पहला है धर्म का नियंत्रण। राजा धर्म के अधीन, धर्म से ऊपर नहीं है, धर्म के नीचे है, ऊपर नहीं है। यदि राजा धर्म के विरुद्ध आचरण करता है तो वह स्वयं नष्ट हो जाता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करेगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। दंड का नियंत्रण। यदि राजा पक्षपात अन्याय दंड का प्रयोग करता है तो दंड राजा को कुल सहित नष्ट कर देता है। राजा को पक्षपात नहीं करना चाहिए, दंड पर नियंत्रण, पक्षपात नहीं करना चाहिए। पक्षपात करेगा तो वो स्वयं समाप्त हो जाएगा। संस्थागत नियंत्रण। राजा को हर महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रियों, ब्राह्मणों, विद्वानों की सभा की सलाह से लेना चाहिए। व्यक्तिगत गुण। राजा के लिए जितेंद्रिय होना है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। काम, क्रोध जैसे व्यसनों से दूर रहना चाहिए। राजा को क्रोध नहीं करना चाहिए, ठंडा माइंड होना चाहिए, कूल माइंड बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गुस्से में आकर, क्योंकि कभी राजा का गुस्सा होगा और कोई न्याय मांगने आ जाए और न्याय मांगने वालों को सही तरीके से जवाब नहीं दिया जाए और राजा अपने गुस्से में अगर उनको जवाब देता है तो मुझे लगता है कि वो न्याय सही नहीं होगा। आलोचनात्मक परीक्षण क्या होगा? मनु का यह सिद्धांत राज्य को एक कल्याणकारी और नैतिक संस्था मानता है। राजा पर लगाए गए नियंत्रण आज के संवैधानिक नियंत्रणों की तरह ही प्रभावित है। हालांकि आलोचक मानते हैं कि मनु सामाजिक स्तर पर वर्ण व्यवस्था को अत्यधिक कठोर बना दिया, फिर भी राजा के कर्तव्य और मर्यादा का उनका विचार आधुनिक सुशासन, गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों के बेहद करीब है। आधुनिक आलोचनात्मक ये बताते हैं कि मनु ने तो एक तरीके से वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया था। हालांकि मनु ने जो वर्ण व्यवस्था दिया था वो कार्य के आधार पर दी थी, आगे जाके ये कार्य से बदल के जाति आधारित हो गई थी। जाति आधारित होने का और जाति आधारित होने के बाद ये जन्म आधारित हो गई थी, यानी कि जिस जन्म में आपका जन्म होगा, जिस जाति में आपका जन्म होगा, आपका वर्ण वही रहेगा, आपकी जाति वही रहेगी। लेकिन हम आज कह सकते हैं कि मनु का जो संप्रभुता के नियंत्रण है आज की गुड गवर्नेंस के बराबर है। भारतीय संविधान में देखेंगे कि कई संविधान भारत के जो अभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, उन पर कारणतः प्रतिबंध लगाता है कि क्या वो कार्य कर सकते हैं, संविधान के दायरे के अंदर रहकर क्या क्या कार्य कर सकते हैं। अथवा है, यानी कि ये प्रश्न जो है सेक्शन ए का जो पहला है उसका अथवा का प्रश्न है, और इस प्रश्न में कौटिल्य के मंडल सिद्धांत और 60 गुणित नीति का सविस्तार वर्णन करना है और समकालीन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट करना है। प्रस्तावना। आचार्य कौटिल्य ने अपनी महान रचना अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र किसकी किताब है? तो कौटिल्य की, चाणक्य की। कौटिल्य और चाणक्य जो थे उनकी किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि राज्य के आंतरिक प्रशासन के साथ साथ बाहरी संबंधों यानी विदेश नीति का अत्यंत व्यवहारिक दर्शन प्रस्तुत किया है। कौटिल्य की विदेश नीति के दो मुख्य स्तंभ है। कौटिल्य की विदेश नीति के दो मुख्य स्तंभ बताइए, तो मंडल सिद्धांत और 60 गुण्य नीति। ये दोनों सिद्धांत आज के युग में अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने में अचूक साधन है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौटिल्य की विदेश नीति के दो तत्व कौन से हैं? तो मंडल सिद्धांत और 60 गुणित नीति, यानी कि 6 सिद्धांत ऐसे दिए हैं जिनसे ये नीति निर्धारित होती है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या है? तो मंडल सिद्धांतों के एक ऐसे समूह घेरे की कल्पना है जिसमें एक राजा अपनी विजय और प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। इस सिद्धांत का मूल आधार यह है कि भू राजनीतिक सत्य क्या है? पड़ोसी देश का स्वाभाविक रूप से शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु मित्र होता है। अगर शत्रु का शत्रु हो जाए वो इसका क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। कौटिल्य ने इस मंडल में कुल 12 राज्यों की कल्पना की है, जिसके केंद्र में विजिगासु, विजय की इच्छा रखने वाला व्यक्ति होता है। मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने 12 ऐसे चीजों को, 12 कुल राज्यों की कल्पना की है। उन राज्यों की कल्पना के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम जो व्यक्ति इसका केंद्र में होगा वो होगा विजिगीसु। विजिगीसु का अर्थ क्या हुआ? विजय की इच्छा रखने वाला। वह राजा जो अपने साम्राज्य का विस्तार चाहता है, वो व्यक्ति इसके सेंटर में रहेगा, केंद्र में रहेगा, और उस आधार पर ये क्या होगा? आगे साम्राज्य का एक्सपेंशन करेगा, साम्राज्य का विस्तार कर पाएगा। तो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है
आगे हम बढ़ेंगे। और मंडल के प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो विजिगीसु मंडल का मुख्य राजा जो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। अरि विजिगीसु की सीमा से लगा हुआ। अरि ये मंडल सिद्धांत के राज्य कौन से हैं टोटल? तो ये प्रमुख राज्य हैं। अरि विजिगीसु की सीमा से लगा हुआ पड़ोसी राज्य जो उसका स्वाभाविक शत्रु होता है। पड़ोसी राज्य जो शत्रु होता है। मित्र अरि की सीमा से लगा राज्य जो विजिगीसु का मित्र होता है। देखिए भारत और पाकिस्तान दोनों आपस में क्या है, शत्रु और मित्र की तरह एक व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, दोनों शत्रु देश हैं। तो शत्रु के पास का जो देश होगा, इसलिए हम अफगानिस्तान से अच्छे रिश्ते रख रहे हैं। अभी वहाँ की सरकार जो है तालिबानी के विदेश मंत्री भारत में आए थे और रहे। और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो शत्रु देश है, शत्रु देश के पास का जो देश है उससे अच्छे संबंध रखें, ताकि समय आने पर हम उस देश के माध्यम से अपनी उस शत्रु देश की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो अरि जो मित्र होता है, इसको यहाँ पर समझाने का प्रयास। अरि मित्र 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 कर्मशः शत्रु का मित्र विजिगीषु के मित्र का मित्र होता है। तो शत्रु देश के पास जो देश होता है वो हमारा मित्र होता है। तो इसलिए दोनों के साथ मित्रता बहुत जरूरी है। मध्यम उदासन सीमावर्ती अत्यंत शक्तिशाली राज्य मंडल से दूर स्थित सबसे शक्तिशाली तटस्थ राज्य होते हैं। 60 गुण नीति 6 गुण नीति कौन सी है? विदेशी राज्यों के साथ व्यवहार करने के लिए कौटिल्य ने 6 प्रकार की नीतियां बनाई। विदेशी राज्यों के साथ व्यवहार करने के लिए 6 प्रकार की नीतियां बनाई। पहला है कि उन देशों के साथ संधि की जाए। दूसरा है विग्रह किया जाए, युद्ध की स्थिति किया जाए। यान का अर्थ है कि आक्रमण के लिए प्रस्थान किया जाए, अटैक किया जाए किसी देश पर। आसन का मतलब है मौन बैठना, तटस्थ रहना, उदासीन रहना, कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। संश्रय यानी बलवान की शरण में लेना। मैंने पहले भी बताया था, अगर संश्रय का अर्थ क्या हुआ, अगर कोई बलवान देश है या शक्तिशाली देश है तो उसकी शरण में चला जाना। द्विधि भाव का अर्थ है एक से संधि और दूसरे से विग्रह की दोहरी नीति अपनाना। एक देश को पास में लाना, दूसरे देश को उसके साथ जो देश वैसा जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा व्यवहार करना है। अब आगे पढ़ेंगे। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रासंगिकता भू राजनीति। आज के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कौटिल्य की नीति किस प्रकार से कारगर है उसको देखेंगे। भू राजनीति जियो पॉलिटिकल। आज भी भारत चीन और पाकिस्तान त्रिकोणीय संबंधों में मंडल सिद्धांत साफ दिखाई देता है। भारत चीन पड़ोसी होने के नाते प्रतिस्पर्धी हैं, जबकि भारत का सुदूर पड़ोसी जैसे जापान अमेरिका भारत का स्वाभाविक मित्र बनकर उभरता है। देखिए भारत का पड़ोसी देश चाइना है, तो चाइना और भारत दोनों आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है। लेकिन भारत से बहुत ज्यादा दूर अमेरिका और जापान, तो वो मित्र है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा नहीं है तो सीधे सीधे मित्र होंगे, जिसमें प्रतिस्पर्धा होगी वो देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हित की सर्वोत्ता। कौटिल्य के अनुसार विदेश नीति का एकमात्र लक्ष्य है राष्ट्रीय हित और शक्ति की वृद्धि है। आज का हर देश किसी भी यथार्थवादी सिद्धांत पर काम करता है। विदेश नीति एकमात्र लक्ष्य राष्ट्रीय हित और शक्ति की वृद्धि है। कौटिल्य का ये माना है कि अगर आप विदेश नीति कर रहे हो उसमें राष्ट्र का हित बहुत जरूरी है और शक्ति की वृद्धि होनी चाहिए। द्वैधी भाव और आधुनिक कूटनीति। आज के दौर में देश एक ही समय में आर्थिक मोर्चे पर सहयोग संधि कर रहे हैं और सीमाई मोर्चे पर तनाव विग्रह बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे भारत चीन संबंध, ये कौटिल्य के द्वैधी भाव आधुनिक रूप है। द्वैधी भाव का मतलब आज के दौर में देश एक ही समय में आर्थिक मोर्चे पर सहयोग कर रहे हैं और सीमाई मोर्चे पर तनाव बनाए हुए हैं, जैसे भारत चीन संबंध। देखो भारत और चीन सीमा पर तो उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन आर्थिक तौर पर भारत और चाइना व्यापार आयात निर्यात बहुत सारी ज्यादा चीजें हो रही है। ये जो कल्पना है, ये संकल्पना है, वो किसका परिप्रेक्ष्य प्रदर्शित करती है? तो हम कह सकते हैं ये परिप्रेक्ष्य है द्वैधी भाव और आधुनिक कूटनीति। द्वैधी भाव कौटिल्य के द्वैधी भाव से संबंध रखती है। निष्कर्ष क्या है? कौटिल्य का अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत किसी भी युग की सीमाओं से परे है। उनकी नीतियां आज के राजनीति के लिए उतनी उपयोगी है जितनी मौर्य काल में थी। हम सब जानते हैं कौटिल्य मौर्य काल के एक प्रधानमंत्री थे, मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की हम बात करते हैं। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि पंडिता रमाबाई के सामाजिक और स्त्री सुधार संबंधी विचारों की व्याख्या करनी है। हिंदू पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर उनके द्वारा की गई आलोचनाओं का मूल्यांकन करना है। तो ये क्या होता है देखते हैं हम इसको। तो पंडिता रमाबाई सामाजिक और स्त्री सुधार विचारों की व्याख्या कीजिए। हिंदू पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर उनके द्वारा की गई आलोचनाओं का मूल्यांकन करना है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और समाज सुधार आंदोलन में पंडित रमाबाई का नाम एक अत्यंत क्रांतिकारी साहसी महिला विचारक के रूप में लिया जाता है। 19वीं शताब्दी में ये महान क्रांतिकारी और नारीवादी
क्या शिक्षाविद थी और जिन्होंने कई प्रकार के हम कह सकते हैं कि कार्य किए हैं नारी शिक्षा के लिए और आधुनिक नारियों को बराबर के अधिकार देने के लिए, सशक्तिकरण लाने के लिए बहुत से अधिकार। उन्होंने ऐसे समय में महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और मुक्ति की आवाज उठाई जब हिंदू समाज रूढ़िवादिता और कट्टर पितृसत्ताओं के चरम पर था। उन्होंने उस समय मांग उठाई महिलाओं के अधिकार की जिस समय पितृसत्तात्मक जो समाज था वो अपने चरम पर था। चरम पर मतलब ऊपर स्तर पर था। उनके सामाजिक विचार केवल कागजी दर्शन नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने जीवन और संस्थाओं के माध्यम से उन्हें धरातल पर उतारा। उन्होंने कोशिश की, केवल कागजी किताबों में नहीं कोशिश की, उन्होंने पूरी कोशिश की ताकि महिलाओं को पूरे के पूरे अधिकार मिल पाए और उसे प्रैक्टिकल तौर पर प्रायोगिक रूप से उसे सच कर दिखाया। सामाजिक और स्त्री सुधार संबंधित विचार। सामाजिक और स्त्री संबंधित विचार क्या थे उनको भी देखते हैं। महिला शिक्षा पर बल दिया। पंडिता रमाबाई ने महिला शिक्षा पर बल दिया। रमाबाई का दृढ़ विश्वास था कि महिलाओं की गुलामी का सबसे बड़ा कारण उनकी अज्ञानता और शिक्षा का अभाव है। उन्होंने महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा की वकालत की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं की अशिक्षा है, अज्ञानता है। अगर उनको ज्ञान दे दिया जाए तो पुरुषों के बराबर अपने स्तर पर बहुत सी चीजें कर सकती है जो पुरुषों ने कर दिखाई है। साथ ही साथ बाल विवाह का विरोध किया उन्होंने। बाल विवाह की प्रथा को स्त्री जाति के प्रति एक भयानक अपराध माना जो लड़कियों के शारीरिक और मानसिक विकास को पूरी तरह रोक देता है। बाल विवाद का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। विरोध करने का कारण क्या है कि बाल विवाह अगर छोटी सी उम्र में अगर बच्ची की शादी हो जाती है तो उनको वो पूरा मौका नहीं मिल पाता है अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का, अपनी शिक्षा को प्रदर्शित करने का, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिल पाता है, जिस कारण बाल विवाह होता है और बच्ची चूल्हे चौके में लग जाती है, जिस कारण वो बहुत सी कठिनाइयों का सामना करती है और बहुत बार बाल विवाह में विवाह होने के बाद उन बच्चियों की मृत्यु भी हो जाती है। साथ ही साथ बात करेंगे विधवाओं का पुनर्वास। हिंदू समाज में विधवाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए रमाबाई ने 1889 में शारदा भवन की स्थापना की जो बेसहारा विधवाओं को आश्रय प्रदान करता है। हालांकि 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह एक एक्ट लेके आए थे, विधवा पुनर्विवाह को स्टार्ट किया था। हालांकि वहां से लेकर हम देखें कि 1947 तक तकरीबन 40 ही विधवाओं के पुनर्विवाह हो पाए थे, बाकी नहीं हो पाए। देखो व्यवस्था आती और व्यवस्था आने के बाद उस व्यवस्था को लागू करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जैसा कि सती प्रथा पर लोग तो 1829 में लग गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय, लेकिन अंतिम जो सती प्रथा जो भारत से समाप्त हुई थी 1987 में, शायद सीकर का एक गांव है वहां पर हुई थी। आर्थिक आत्मनिर्भरता। उन्होंने महिलाओं को कताई, बुनाई, छपाई और बागवानी का प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पंडिता रमाबाई महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज्यादा पुरजोर तरीके से कार्य कर रही है। पितृसत्तात्मक आलोचना मूल्यांकन। रमाबाई ने अपनी पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ध्यान रखना रमाबाई की पुस्तक का नाम क्या है, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन में हिंदू धर्मशास्त्रों और सामाजिक व्यवस्था के भीतर छिपी पितृसत्तात्मक क्रूरता पर तीखा प्रहार किया। द हिंदू कास्ट, द हिंदू द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इस किताब में पंडिता रमाबाई ने पितृ सत्तात्मक की जो क्रूरता है, पितरों के यानी कि जो समाज में पुरुष वर्ग का जो वर्चस्व है उसको यहाँ पर स्पष्ट किया कि पुरुष किस तरीके से वर्चस्व जमा के बैठा है समाज में। महिलाओं को केवल चूल्हा चौका का कार्य दिया गया है, अगर उनको बराबर का मौका मिलता तो वो भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जरूर करते। धर्मशास्त्रों का दृष्टिकोण। उन्होंने सिद्ध किया कि धर्मशास्त्र पुरुषों और स्त्रियों को हमेशा के लिए अधीन बनाए रखने के लिए लिखे गए हैं। धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रों में भी महिलाओं को लगातार पिछड़ा बनाए जाने के लगातार ऐसी चीजें सिद्धांत देखने को मिलते हैं जिससे वो लगातार पिछड़ी हुई। दोहरे मापदंड। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के लिए समाज में व्याप्त दोहरे नैतिक मानदंडों की कड़ी निंदा की। पुरुष कई विवाह कर सकता था परंतु विधवा स्त्री प्रताड़ित जीवन जीने की व्यवस्था। समाज में दोहरे मापदंड थे। पुरुष एक विवाह, दो विवाह, तीन विवाह, चार विवाह, कुछ भी विवाह कर सकता है, लेकिन महिला जो विधवा होने के बाद उसके लिए दूसरा विवाह करना मतलब इम्पॉसिबल था, मुश्किल था, असंभव जैसी मान्यता बन गई थी। तो ये समाज में दोहरे मापदंडों की कड़ी आलोचना की पंडिता रमाबाई ने। निष्कर्ष क्या है, रमाबाई की आलोचना है अत्यंत तार्किक थी। तार्किक मतलब तर्क के आधार पर सही थी। स्त्री चेतना, सामाजिक न्याय के इतिहास में उनका योगदान अतुलनीय है। वे भारत की शुरुआती नारीवादी विचारकों में अग्रणीय है। पंडिता रमाबाई
शुरुआती नारीवादी विचारकों में अग्रणी हैं, सबसे आगे शुरुआत उन्होंने की थी और बहुत ही बड़े स्तर पर की थी। इसका अथवा का प्रश्न दूसरे का, इसमें है स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक सिद्धांत का वर्णन करना है, साथ ही मानवता एवं सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित विचारों का परीक्षण करना है। विवेकानंद के इस मामले में क्या उनके विचार हैं, देखते हैं। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के महानतम संत और विचारकों में से, उन्होंने भारतीय समाज को जगह उसमें नई चेतना का संचार किया। उनका राष्ट्रवाद समाज सुधार दर्शन केवल राजनीतिक या आर्थिक हितों पर आधारित नहीं था, बल्कि उसका मूल आधार अध्यात्म और मानवता था। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह साबित किया कि जो हमारा धर्म है, जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, भारत की जो रीति रिवाज है, वो सर्वश्रेष्ठ है। हम कितने अच्छे हैं ये बताया था, और आप कितने बुरे हो, यानी कि ईसाइयों को मैं बताया था कि आप में कितनी कमियां हैं। कमियों को अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी ने बताया था, ईसाइयों या अन्य धर्मों की, तो बताने का कार्य विवेकानंद ने कहा था। राजा राममोहन राय ने कोशिश की थी कि हम भी अच्छे हैं और ईसाई लोग भी अच्छे हैं। दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म की बहुत सी अच्छी अच्छी मान्यताएं ईसाई धर्म के सामने रखी थी, और सबसे पहले 1893 में जो शिकागो का सम्मेलन किया था विवेकानंद ने, उस समय बताया था कि हिंदू धर्म में कितनी अच्छी बातें छुपी, उन सभी बातों को उन्होंने बताया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि उनके विचारों का एक मूल पर्पज क्या था, मूल उद्देश्य क्या था। एक तो आध्यात्म की तरफ लेके जाना और मानवता का कल्याण करना। राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक सिद्धांत। अब आध्यात्मिक सिद्धांत क्या है? भारत का वैश्विक मिशन। विवेकानंद का मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र का एक मुख्य जीवन तत्व होता है। भारत का मूल जीवन तत्व अध्यात्म संसार को नैतिक पतन से बचाने के लिए भारत का शक्ति सोलह आने वाले। संसार को किससे बचाना है? अगर समूल नाश से बचाना है, संसार का नैतिक पतन से बचाना है, तो उसके लिए भारत का आध्यात्म बहुत जरूरी है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए। आध्यात्मिक का अर्थ है कि अपने वेदों, ग्रंथों, किताबों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है, अपने नैतिक आचरण का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर वो आचरण का ज्ञान नहीं है तो मुझे लगता है कि वो किसी भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगा। धर्म राष्ट्रवाद का आधार है। धर्म से उनका तात्पर्य किसी संकीर्ण मत से नहीं, बल्कि वेदांत के सार्वभौमिक सत्य से। उन्होंने कहा था कि भारत में कोई भी सुधार बिना धर्म के माध्यम से लाए सफल नहीं हो सकता। भारत का जो सनातनी धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें लगाई हुई है, तो वो बातों को अगर हम अपने इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक कोई भी बड़ा सत्य या कोई भी बड़ा कार्य हो नहीं सकता। आत्म गौरव की पुनर्स्थापना। उन्होंने युवाओं को वेदों, उपनिषदों और गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए हीन भावना को दूर करने का संदेश दिया। 1893 के भाषण से पहले ज्यादातर हिंदू यही सोचते, जैसे अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कई कई प्रकार की ऐसी बातें की, तो भारत के हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो ज्यादातर अपने आप में हीन भावना लेके आए। उनको हीन भावना से उभरने का काम अगर किसी ने किया तो विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद ने कहा था कि आपको हीन भावना का कोई एहसास करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे धर्म में उतनी अच्छाइयाँ छुपी हुई है जितनी कि अन्य धर्मों में है। अन्य धर्मों से कई ज़्यादा हमारे धर्मों में अच्छी बातें लिखी हुई है। हम कह सकते हैं कि ईसाई धर्म में तो बाइबिल में लिखी गई चीज़ें बाद में गलत साबित हो गई थी, लेकिन भारत के वेदों में, ग्रंथों में, उपन्यासों में, उपनिषदों में, आरण्यक में, ब्राह्मण में बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी गई है जो आगे जाके सफल साबित हुई और बहुत अच्छी साबित हुई, जिसने साबित कर दिया कि वैश्विक मंचों पर भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म का क्या मोल है। हम बात करेंगे मानवता और सामाजिक पुनर्जागरण की। दरिद्र नारायण की सेवा। उनका मानना था, विवेकानंद का मानना था कि यदि ईश्वर की सच्ची सेवा करनी है तो उन इंसान की सेवा करो जो भूखे, नंगे और अशिक्षित है। उन्होंने दरिद्र नारायण की अवधारणा दी। पूछा जाएगा दरिद्र नारायण की अवधारणा किसने दी? स्वामी विवेकानंद ने। दरिद्र नारायण का मतलब भूखे, नंगे और अशिक्षित जो बच्चे हैं उनकी अगर आप सेवा करते हो तो सारी चीजें आपको मिलती है। जाति प्रथा का विरोध। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत को रसोई घर का धर्म कहकर इसकी खिल्ली उड़ाई और वेदांत की मूल समानता पर जोर दिया। वेदांत की मूल अवधारणा क्या है? मूल अवधारणा में वर्ण व्यवस्था जो है वो कार्य पर आधारित थी। धीरे धीरे वो किस पर आधारित होगी? जन्म आधारित होगी। और जन्म यानी कि जिस जाति में होगा आपका वही जाति रहेगी। तो ये विवेकानंद का मानना था कि हमें जाति प्रथा में नहीं उलझना है, हमें कार्य के आधार पर फैसला करना चाहिए। कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है कार्य के आधार पर। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान।
उसका ज्ञान कैसा, उसका कार्य कैसा, उसके आधार पर उसका आंकलन या मूल्यांकन होना चाहिए। जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया था विवेकानंद ने। जन साधारण की शिक्षा, उनके अनुसार जब तक देश के आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी तब तक वास्तविक सामाजिक पुनर्जागरण असंभव है। जब तक अंतिम व्यक्ति पर शिक्षा नहीं पहुंचेगी तब तक ये शिक्षा के ढोंग चलते रहेंगे, उन शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। आगे बात करेंगे युवाओं का। उन्होंने युवाओं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनने की प्रेरणा दी और कहा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। युवाओं को उन्होंने कहा कि उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक आपको रुकना नहीं है। देश का उत्थान, देश का विकास ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन क्या कर सकते हैं? स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जैसे अरविंदो घोष, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के मुख्य प्रेरणा बना। उन्होंने अध्यात्म को समाज कल्याण और राष्ट्र निर्माण की व्यवहारिक विधियों पर व्यवस्थित किया। आगे जाके अरविंदो घोष ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के आध्यात्मिक ज्ञान को आगे बढ़ाया और कई लोगों के प्रेरणा पुरुष बने स्वामी विवेकानंद। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी के राज्य संबंधी विचार। आदर्श समाज क्या है? राम राज्य की विवेचना कीजिए। राज्य की दमनकारी शक्ति के विरुद्ध उनकी सत्याग्रह की अवधारणा के विभिन्न पक्षों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। महात्मा गांधी व्यवहारिक राजनीतिक होने के साथ साथ महान दार्शनिक थे। उनके राजनीतिक विचारों का मूल आधार नैतिकता, धर्म और आध्यात्मिक बल है। उनके संपूर्ण प्रदर्शन में राज्य पर विचार, सत्याग्रह का सिद्धांत एक दूसरे के पूरक है। जहाँ राज्य की दमनकारी शक्ति के विरुद्ध सत्याग्रह ही नागरिक का सबसे बड़ा आत्मिक अस्त्र है। महात्मा गांधी के जीवन में सबसे दो बड़े तत्व थे, एक तो अहिंसा और दूसरा सत्याग्रह। उनके बलबूते उन्होंने आगे के कार्यों को और ज्यादा प्रभावित किया। उनका एक अर्थ था कि राम राज्य क्या होता है। राम राज्य का मतलब है कि ऐसा राज्य जहां पर सबका कल्याण हो, कल्याणकारी राज्य। राम राज्य का संकल्पना लानी है जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई दुख नहीं हो, कोशिश हो कि सभी को न्याय प्रिय समाज मिले। महात्मा गांधी के राम राज्य पर क्या विचार थे? पहला देखते हैं, राज्य हिंसा संगठित रूप। राज्य हिंसा का संगठित रूप है। गांधी जी राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते थे। राज्य को अनावश्यक बुराई मानते थे। राज्य की शक्ति का आधार केवल हिंसा, सेना, पुलिस और दंड विधान है जो व्यक्ति की मौलिकता का हनन करता है। गांधी जी चाहते ये चीजें होनी नहीं चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि हिंसा, सेना, पुलिस, दंड वगैरह हो ही नहीं। राम राज्य हो जहां पर सबकी रक्षा स्वयं लोग करें और इतनी आप क्या कर दो, व्यवस्था सुदृढ़ कर दो, किसी को इन सेनाओं की या दंड की, हिंसा की आवश्यकता नहीं पड़े। ऐसी संकल्पना की थी किसने? महात्मा गांधी ने। विकेंद्रीय और ग्राम गणराज्य, वे सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ थे और साथ ही साथ उनके अनुसार आदर्श राज्य की शुरुआत केंद्रीकरण के खिलाफ थी। मैं इसको करना था। हाँ, केंद्रीकरण के खिलाफ थे और साथ ही साथ राज्य की शुरुआत गांव से होनी चाहिए। प्रत्येक गांव अपने आप में आत्मनिर्भर ग्राम स्वराज्य हो। गांधी जी ये राज्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये सिस्टम चाहते नहीं थे। गांधी जी का मानना था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए। आप जिस प्रकार तालाब में एक पत्थर फेंकते हो, तालाब में वो पत्थर फेंकने के बाद वो पानी किस तरीके से त्रिकोण होता हुआ किनारे तक पहुंच जाता है, ठीक इसी प्रकार उन्होंने कहा कि गांव में लोग वोटिंग करें, सरपंच चुने और बाकी सारे भी चुनाव हो वो कैसे हो, अप्रत्यक्ष रूप से हो। प्रत्यक्ष चुनाव केवल सरपंच का ही हो। गांव में आप वोटिंग कराइए, बाकी सारे अप्रत्यक्ष हो। हालांकि इन चीज़ों को गांधी जी भारत में राष्ट्र संविधान बनने की कगार में था। संविधान बनने की प्रक्रिया में ही महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 को। तो इस कारण गांधी जी के कई विचार जो थे बाद में नीति निर्देशक तत्वों में रखे गए। हालांकि गांधी जी अगर रहते तो भारतीय संविधान ऐसा नहीं होता जैसा हमें यहाँ पर अभी देखने को मिलता। लेकिन गांधी जी के कई विचारों को शामिल किया गया और उस पर आगे चलकर पंचायती राज लागू भी किया गया था। राम राज्य, अहिंसक समाज। उप आदर्श राज्य के रूप में उन्होंने एक अहिंसक और लोकतंत्र की बात कही थी जिसे वे राम राज्य कहते थे। इस राज्य में शासक जनता के सेवक, ट्रस्टी के रूप में कार्य करेंगे। सारे शासक ट्रस्टी जनता के सेवक के रूप में कार्य करेंगे, ऐसा गांधी जी का मानना था। साथ ही साथ हम बात करेंगे गांधी जी की सत्याग्रह भावना, उसके पक्ष। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। इसकी तीन मूल स्तंभ है, सत्य, अहिंसा और कष्ट सहने की क्षमता। इसके प्रमुख व्यवहारिक निम्नलिखित है। सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था और वहां पर सफल साबित होने के बाद 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे और भारत में लौटने के बाद उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा की चीजें
यहाँ पर शुरू की थी। तो क्या की थी? असहयोग, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में चलाया गया था, ये आपको पता ही होगा। यदि राज्य अन्यायपूर्ण कार्य करता है तो नागरिकों को उसके साथ सहयोग करना बंद कर देना चाहिए। असहयोग का असहयोग, सहयोग करना ही नहीं। अगर राज्य ठीक तरीके से नियम हमारे अनुसार नहीं चल रहा है तो उसका सहयोग नहीं करना है। साथ ही साथ सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये आपको पता है 1930 में गांधी जी ने चलाया था। अनैतिक और दमनकारी कानून को शांतिपूर्वक विनयपूर्वक तोड़ना और उसके लिए मिलने वाले दंड को सहर्ष स्वीकार करना। पहला कह रहे हैं सहयोग नहीं करना, दूसरा करना है सविनय, पूरे के पूरे विनम्रता पूर्वक हम आपके आज्ञा का मानने से इनकार करते हैं, हम आपकी आज्ञा को मानने से इनकार करते हैं। सविनय अवज्ञा, यह आंदोलन 1930 में चला है। हिजरत, देश त्याग, दमनकारी स्थान को छोड़ देना चाहिए, आत्मसम्मान की रक्षा करना असंभव हो, आत्मसम्मान की रक्षा करना असंभव हो, त्याग देना चाहिए। अगर चीजें सफल नहीं हो रही तो उस जगह को छोड़ देना चाहिए, हमें उनको नहीं लाना चाहिए। अनशन या उपवास, जैसे तक अंतिम और सबसे तीव्र अस्त्र था जिसे केवल आत्मशुद्धि और विरोधी के हृदय पर किया जाता था। गांधी जी का अंतिम जो हथियार था वो उपवास था। भूख हड़ताल तो बहुत ज्यादा की थी गांधी जी ने, रोलेट एक्ट के खिलाफ की थी। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत रहा था, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट समझौता हुआ था, उसके माध्यम से भी की थी। और भूख हड़ताल एक अंतिम रास्ता था सत्याग्रह का, जो एक अचूक साधन था। भूख हड़ताल के बाद ज्यादातर जो फैसले होते थे वो जो करने वाले के पक्ष में ही आ जाते थे। आलोचना परीक्षण क्या? सकारात्मक पक्ष ये है कि सत्याग्रह दुनिया के बिना हथियार उठाए साम्राज्यवादी शक्ति को झुकाना सिखाया। नकारात्मक पक्ष ये है कि आलोचकों के अनुसार यह केवल उसी विरोधी के सामने सफल हो सकता है जिसके लिए थोड़ी बहुत नैतिकता हो। क्रूर, तानाशाह और फांसीवादी सामने यह पूर्णतः व्यवहारिक नहीं होता है। यह है कि पहला है कि पॉजिटिव क्या है कि ये साम्राज्यवादी बिना हथियार उठाए साम्राज्यवादी जो शक्तियां हैं उनको झुका सकता है। और आलोचनात्मक हम ये कह सकते हैं कि ये उन्हीं व्यक्तियों पर काम करेगा, उन्हीं शासकों पर काम करेगा, उन्हीं तानाशाहों पर काम करेगा जिनमें थोड़ी बहुत नैतिकता छुपी हुई। अगर किसी में नैतिकता मर चुकी है, उन व्यक्तियों पर, अगर कोई बहुत ज्यादा फाशीवादी है, तानाशाही है, किम जोंग उन टाइप का है, हिटलर टाइप का व्यक्ति है, जोसेफ मार्शल स्टालिन टाइप का व्यक्ति है, तो उन पर ये सत्याग्रह जैसे मूवमेंट या फिर असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत, ये कार्य करते नहीं है। ये हमने आलोचनात्मक मूल्यांकन किया। आगे बढ़ते हुए हम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसी का अथवा का प्रश्न है, पेरियार के आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के उद्देश्यों और रेखांकित की। जाति व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था न्याय क्रांति का विचार का मूल्यांकन किया। दक्षिण भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में ईवी रॉसे नायकर पेरियार एक अत्यंत प्रभावशाली तर्कवादी क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने उत्तर भारत के ब्राह्मणवादी संस्कृति का प्रभुत्व और दक्षिण द्रविड़ अस्मिता के शोषण के खिलाफ एक व्यापक बुद्धि और सामाजिक युद्ध छेड़ा था। ईवी रामास्वामी नायकर दक्षिण भारत के सबसे पहले हम कह सकते हैं ऐसे पॉलिटिकल थिंकर हुए जिन्होंने अपने शब्दों और विचारों और आंदोलनों के माध्यम से दक्षिण भारत में एक अस्मिता लेके आए और द्रविड़ अस्मिता को मजबूत किया। और उत्तर भारत में जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था उसको बहुत ही बड़ी गहरी चोट की, और गहरी चोट के माध्यम से उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। उन्होंने एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया है कि सेल्फ मूवमेंट क्या हो, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। द्रविड़ अस्मिता के जो निम्न वर्ग के जो लोग थे उनको आत्मसम्मान से खड़ा रहना अगर किसी व्यक्ति ने सिखाया, वो ईवी रामास्वामी नायकर थे, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणवादी आधिपत्य का विरोध, समाज में ब्राह्मणों की धार्मिकता, सामाजिक समरसता को चुनौती देना और उसे समाप्त करना, ये पेरियार का मुख्य उद्देश्य था। उत्तर भारत में जिस तरीके से लगातार ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ता रहा, दक्षिण भारत से पेरियार निकले और उन्होंने ब्राह्मणों के आधिपत्य को रोकने का शक प्रयास किया और उसी के माध्यम से आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन की पुनर्स्थापना, पेरियार का मानना था कि राजनीतिक राजनीतिक स्वतंत्रता सभी से पहले मनुष्य के लिए उसका आत्मसम्मान जरूरी है। गैर ब्राह्मणों और अछूतों में यह स्वाभिमान जगाना इस आंदोलन का मूल मंत्र है। गैर ब्राह्मणों में ब्राह्मण और अछूतों में आत्मसम्मान से जीना सिखाना, क्योंकि वो लोगों के सामने डर जाते थे, बैठ जाते थे, रुक जाते थे, कार्य नहीं कर पाते थे। इस वजह से उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट जगाना सबसे बड़ा उद्देश्य था। अंधविश्वासों का उन्मूलन, समाज को तार्किक के आधार पर पुनर्गठित करना, बिना पुरोहितों के आत्मसम्मान विवाह जैसी प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो भाई बिना पुरोहित के भी विवाह हो सकता है,
यानी कि समाज की कुरीतियों को मिटाने का, अंधविश्वासों को मिटाने का ये सबसे बड़ा कार्य किया था। देखो, ब्राह्मणवादी आधिपत्य का खात्मा करना, आत्मसम्मान और पुनर्स्थान करना, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको आत्मसम्मान से जीना सिखाना, अंधविश्वासों का समाप्त करना, ये किसके लक्ष्य थे या उद्देश्य थे? तो आत्मसम्मान आंदोलन के। जाति व्यवस्था और सामाजिक न्याय पर क्रांतिकारी विचार। जाति व्यवस्था का समूल नाश हो। पेरिया का मानना था कि जब तक हिंदू धर्मशास्त्र मनुस्मृति की बात हो रही है, जाति व्यवस्था पूरी तरह नष्ट नहीं होंगे, तब तक छुआछूत का अंत असंभव है। वे वर्ण व्यवस्था के पूर्णतः उन्मूल के पक्ष में थे। यानी कि वो चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए। ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की जो व्यवस्था है, जाति आधारित व्यवस्था है, इसका समूल नाश। तर्कवाद और नास्तिकता। पेरियर ने कहा कि यदि कोई ईश्वर या धर्म किसी इंसान को नीचा समझता है तो ऐसे ईश्वर और धर्म को त्याग देना चाहिए। ऐसे ईश्वर को और धर्म को क्या कर देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। अगर कोई धर्म या फिर कोई ईश्वर अगर किसी इंसान को नीचा दिखाता है तो ऐसे धर्म को इनको त्याग देना चाहिए। प्रतिनिधि आरक्षण। सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पिछड़ों और दलितों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधि आरक्षण, रिजर्वेशन की मांग की। रिजर्वेशन की पुरजोर वकालत की। पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े तबके हैं, उनको बराबर की श्रेणी में अगर लाने के लिए उनको आरक्षण जैसी व्यवस्था दी जानी चाहिए, ताकि वो भी मुख्य धारा में लौट सकें, मुख्य धारा में आ सकें, मुख्य धारा के समाज में आ सकें, ताकि वो भी बराबर से कॉम्पीट कर पाए। स्त्री अधिकारों के समर्थक। उन्होंने विवाह की पारंपरिक अवधारणा की आलोचना की। संपत्ति, तलाक, गर्भ निरोधक अपना की स्वतंत्रता का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, तलाक में बराबर का हिस्सा और गर्भ निरोधक, अगर कोई स्त्री अपना बच्चा नहीं रखना चाहती उसे गर्भ निरोधक का भी, या फिर अगर कोई बच्चा नहीं करना चाहती है तो उसको भी वो अधिकार मिलना चाहिए। अपनी उस बच्चे पर उसकी अपना अधिकार होना बहुत जरूरी है। मूल्यांकन क्या है? पेरियार के विचारों ने दक्षिण भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। हम कह सकते हैं आज के जो दल है दक्षिण भारत के, एक है डीएमके, एक है एआईडीएमके। ये ज्यादातर जो दल है, ये दो दल हैं, इसके अलावा भी एमडीएमके हैं। ये सारे दल कहीं ना कहीं द्रविड़ अस्मिता से जुड़े हुए हैं, पेरियार के आंदोलनों से ही निकले हुए हैं। यद्यपि आलोचक उनके विचारों को अत्यधिक उग्र और धर्म विरोधी मानते हैं। आलोचक तो ये मानते हैं कि उनके जो विचार हैं वो बहुत ज्यादा उग्र हैं, बहुत ज्यादा खराब विचार हैं, धर्म के विरोधी हैं। लेकिन सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान के मोर्चे पर उनका दर्शन आधुनिक भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मील का पत्थर साबित हुआ है। आधुनिक भारत में पेरियार के विचार बहुत माने जाते हैं। चौथा प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद को स्पष्ट करना है। उनके साथ ही प्रतिपादित गुट निरपेक्षता, अंतर्राष्ट्रीयता के सिद्धांत का परीक्षण करना है। आधुनिक भारत के निर्माता, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महान राजनीतिक दूरदर्शी विचारक। उनके राजनीतिक दर्शन का मूल ढांचा उदारवादी लोकतंत्र, मार्क्सवादी समाजवाद के सुंदर समन्वय में बना था, जिसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना करना पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था। मार्क्सवाद आपको पता है कौन थे? फादर ऑफ कम्युनिज्म, समाजवाद के जनक, समाजवाद के जनक थे। और समाजवाद के जनक होने के नाते हम कह सकते हैं गांधी जी भारत में जो व्यवस्था लेके आए, गांधी जी और पंडित नेहरू दोनों समाजवादी नेता थे। जब 1947 में देश आजाद हुआ तो भारत को एक ऐसी व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाना था, ऐसी अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ाना था जिससे पिछड़े तबकों का भी क्या हो सके, विकास हो सके, और निजीकरण को भी थोड़ा सा बढ़ावा मिल सके। इसीलिए नेहरू जी ने जो व्यवस्था अपनाई थी वो व्यवस्था का नाम था मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि थोड़ा सा पूंजीवाद और थोड़ा बहुत समाजवाद, दोनों का मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, ताकि दोनों को बराबर से क्या दिया जा सके, वो बराबर का योगदान दिया जा सके। नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? लोकतंत्र और समाजवाद का समन्वय। नेहरू के अनुसार बिना आर्थिक समानता, समाजवाद की राजनीतिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र अधूरी। बिना लोकतंत्र के समाजवाद तानाशाही में बदल जाएगा। बिना लोकतंत्र के समाजवाद, देखिए समाजवाद बहुत जरूरी है, समाज का हित बहुत जरूरी है। और पहले भी मैंने बात की कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी लंबा टिक सकता है जब क्या हो, आर्थिक लोकतंत्र हो। आर्थिक लोकतंत्र बहुत जरूरी है, आर्थिक समानता बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सपने हर वर्ग के लोगों ने देखे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो पॉलिटिक्स में आ नहीं सकता, उन व्यक्तियों को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए,
वो सरकार अगर नहीं देगी तो कौन देगा? भारत का बहुत बड़ा तबका गरीब वर्ग से आता है, उनके लिए भी हितकारी चीजें करनी बहुत जरूरी है। इसलिए लोकतांत्रिक समाजवाद लाना बहुत जरूरी है। ये नेहरू जी ने कोशिश की थी शुरुआत में। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, उन्होंने भारत के विकास के लिए पूंजीवाद साम्यवाद के बीच का रास्ता चुना। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर के बड़े उद्योगों की स्थापना सरकार द्वारा की गई और साथ ही निजी क्षेत्र को व्यवसाय दिया गया। निजी क्षेत्र, जैसा आज देख रहे हैं कि मोदी सरकार लगातार क्षेत्रों का निजीकरण किया जा रही। साथ ही साथ हम कहेंगे कि 47 में के बाद पंडित नेहरू ने मिक्स्ड इकोनॉमी शुरू की, निजीकरण को भी बढ़ावा दिया और बड़े उद्योगों को सरकार के पक्ष में रखा और आगे बढ़े। योजनाबद्ध विकास, उन्होंने आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग का स्थापना की। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की थी, 1950 में की थी, 15 मार्च, और पंचवर्षीय योजना 1951 में पहली शुरू की गई थी। हालांकि अभी बंद होगी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना अभी चली थी। 2017 के बाद पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय 1951 में शुरू की थी, 56 तक चली थी, फिर उसके बाद और भी आगे पंचवर्षीय योजना चलती गई थी। साथ ही साथ हम बात करेंगे गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM कहते हैं इनको। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया दो विरोधी सैन्य गुटों, अमेरिका का गुट और सोवियत संघ का गुट, USA एंड USSR, इनका गुट बन चुकी थी, तब नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति का प्रतिपादन किया। साथ ही साथ हम कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के साथ अन्य लोग भी थे। भारत से जवाहरलाल नेहरू थे, इंडोनेशिया से सुकर्णो थे, घाना से एना कुरमा थे, मिस्र से नासिर थे, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं ये सारे नेताओं ने मिलकर गुट निरपेक्षता की क्या रखी। और आपके मार्शल टीटो थे युगोस्लाविया से। इसका अर्थ वैश्विक मामलों में उदासीन नहीं होना है, बल्कि किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना है। क्या है गुट निरपेक्षता? आपसे कहे कि गुट निरपेक्षता अर्थ क्या है, तो गुट निरपेक्षता अर्थ हम गुट में नहीं शामिल होंगे, न अमेरिका वाले में न सोवियत संघ वाले में। हम उदासीन नहीं है, हम तटस्थ नहीं है, हम निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों में रहेंगे कि जो वैश्विक हितों के लिए जो सही है वो हम कहेंगे। हमारी स्वतंत्र विदेश नीति होगी, हमारे किसी के पक्ष में नीति नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवता पंचशील, नेहरू ने संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरोधी थे। इसी के तहत उन्होंने 1954 में चीन के साथ पंचशील समझौता किया। 5 शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अनारक्षण नीति और प्रतिपादित की। वैश्विक शांति, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र UN का पुरजोर समर्थन किया। उपनिवेशवाद और रंग भेद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर आवाज उठाई। उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म नहीं होना चाहिए और रेसिज्म नहीं होना चाहिए, नस्ल के आधार पर भेदभाव का विरोध किया था। और UN के बड़े पक्षधर थे। नेहरू जी चाहते थे वे महासचिव बने, हालांकि उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। परीक्षण और मूल्यांकन, नेहरू की विदेश नीति को 1962 के भारत चीन युद्ध के समय गहरा धक्का लगा, जिससे उनकी शांति नीति की व्यवहारिक सीमाओं का पर्दाफाश हुआ। लेकिन दीर्घकालीन मूल्यांकन में नेहरू का लोकतांत्रिक समाजवाद भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को बिखरने में बचा सका। आज भी भारत की विदेश नीति का मूल आधार नेहरू की गुट निरपेक्षता का परिष्कृत है। आज भी भारत की नीति जो है वो गुट निरपेक्ष है। गुट निरपेक्षता मतलब है कि हम किसी भी एक देश के, जो दो देश युद्ध कर रहे हैं, तो हमारी निष्पक्ष नीति रहती है। कोशिश ये रहती है कि निष्पक्ष का अर्थ है कि हम शांति के पक्ष में, शांति किस तरीके से स्थापित की जा सकती उसके पक्षधर गुट निरपेक्ष नीति चलती। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसका अर्थवा का प्रश्न, अंबेडकर के सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक न्याय विचारों की विवेचना करनी, भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी भूमिका और संविधान प्रश्न का मूल्यांकन। आधुनिक भारतीय चिंतन, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत बाबा साहब अम्बेडकर का स्थान अद्वितीय है। केवल एक कानूनविद व संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि शोषित और दलितों और महिलाओं के मसीहा थे। उन्होंने राजनीतिक लोकतंत्र में अधिक महत्व सामाजिक लोकतंत्र में दिखाया। फिर किसी प्रकार नेहरू कह रहे थे कि राजनीतिक लोकतंत्र लंबा नहीं चलेगा जब तक आर्थिक लोकतंत्र नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक लंबा नहीं चलेगा जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं आएगा, समाज में बराबरी नहीं आएगी। समाज में बराबरी नहीं आएगी तब तक ये लोकतंत्र लंबे नहीं चलेंगे। इसलिए समाज में समानता बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं सामाजिक लोकतंत्र में? सामाजिक न्याय संबंधित विचार क्या है, सोशल जस्टिस के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार है वो देखते हैं। सामाजिक लोकतंत्र की परिभाषा, उनके अनुसार सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है जीवन की उस पद्धति से जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। फ्रीडम हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो और सॉवरेनिटी हो, डिग्निटी हो। डिग्निटी क्या है, बंधुता क्या है, ब्रदरहुड क्या है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। जाति प्रथा का उन्मूलन,
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि अम्बेडकर ने कहा था कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि श्रमिकों का विभाजन। वह इस अमानवीय व्यवस्था को धार्मिक मान्यता वाले ग्रंथों के विरोधी थे। जो भी संसार में या फिर हम कहें कि भारत के ग्रंथों में जो जाति के पक्षधर थे, तो जाति का उन्होंने खंडन किया या खंडन किया, और उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने कि जो जाति आधारित व्यवस्था है वो श्रम का विभाजन नहीं कर रही, कार्य का विभाजन नहीं कर रही, वो श्रमिकों का विभाजन कर रही है, मजदूरों का विभाजन कर रही है। अगर इस जाति के मजदूर हैं, अगर अच्छा काम कर रहा है, वो भी अलग हो जाता है। तो श्रम विभाजन के या वर्ण व्यवस्था के बहुत ज्यादा खिलाफ थे डॉक्टर अंबेडकर। शोषितों का सशक्तिकरण, उन्होंने दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए 3 मंत्र दिए: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शोषित, पीड़ित और महिलाओं को उन्होंने 3 मंत्र दिए। जो दलित थे, अछूत थे, उनको दलितों को एक मंत्र दिया: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर कहते भी थे, पैर में जूता भले न हो, हाथ में किताब जरूरी है। जब किताब आपके पास होगी, क्योंकि शिक्षा अगर किसी व्यक्ति ने ले ली तो वो अपने अधिकारों के प्रति क्या हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा। जब तक आपके पास शिक्षा नहीं होगी तब तक आपके दिमाग में सवाल नहीं आएंगे, और सवाल नहीं आएंगे तो निरंकुश या तानाशाही व्यवस्था चलती रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है, शिक्षा होनी जरूरी है, पैर में जूता हो ना हो, हाथ में किताब बहुत जरूरी है, और किसी भी सिचुएशन में पढ़ना छोड़ना नहीं है, शिक्षा लेना छोड़ना नहीं है, लगातार संघर्ष करना है और संगठित रहना है। संविधान निर्माण में भूमिका और संवैधानिक, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, सब जानते हैं। भारतीय संविधान का आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय उन्होंने सुनिश्चित किया। संविधान के भाग 3 में अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 प्राप्त किया। पिछड़ों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 15 व 16 व्यवस्था करके सामाजिक संविधान दर्जा दिया। डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हम कह सकते हैं कि भारत में पहला और दूसरे भाग के बाद तीसरा जो भाग है वो मौलिक अधिकारों का है। किसका भाग है? मौलिक अधिकारों का है। मौलिक अधिकारों में सबसे पहले कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता से पहले है समानता। ये डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने कहा कि समाज में समानता बहुत जरूरी है, समानता नहीं आएगी तब तक सारे कार्य नहीं किए जा सकते, क्योंकि समानता स्थापित करने के लिए पहले मौलिक अधिकार दिया गया। और साथ ही साथ अनुच्छेद 17 में कहा गया इनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत है। जाति के आधार पर अछूत लोगों को छूना भी बुरा माना जाता था, ऐसे कानून नहीं है। और आज तो हम जानते हैं 1989 में एक एक्ट पास हुआ था, SC/ST एक्ट, इसी के तहत पास हुआ था। लगातार अछूतों के साथ जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी, उन घटनाओं को रोकने के लिए। संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी क्या होनी चाहिए? अम्बेडकर माना था कि केवल एक अच्छा संविधान होना काफी नहीं, बल्कि शासन चलाने वालों को संवैधानिक नैतिकता होनी बहुत जरूरी है। राज्य के नीति नियंत्रणों के माध्यम से सरकारों को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का, कल्याणकारी राज्य बनाने का आर्टिकल आप कौन सा है? आर्टिकल 36, 37, 36 में राज्य की परिभाषा, और 37 में वाद नहीं होगा, और 38 जो आर्टिकल है उसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? लोगों का कल्याण, पब्लिक वेलफेयर स्टेट। ये डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि कैसा राज्य होना चाहिए? लोक कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। और अनुच्छेद आर्टिकल 38 में ये लिख दिया था, कानून का शासन होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ जरूरी है। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ध्यान रखना भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है। ठीक, आपको पता होगा ब्रिटेन में सर्वोच्च क्या है? संसद। अमेरिका में सर्वोच्च क्या है? न्यायपालिका। लेकिन भारत में बीच का रास्ता अपनाया गया, संसद अपने दायरे के अंदर सर्वोच्च है, न्यायपालिका अपने दायरे के अंदर सर्वोच्च है। और उसके बाद हम कह सकते हैं JR आ गया। JR का मतलब है जुडिशियल रिव्यू। इसके बाद संसद द्वारा कोई भी पारित कानून होता है वो संवैधानिक सिद्धांतों और नैतिकता को पूरा नहीं कर रहा है, नैतिक कानून नहीं है, मानव के हित में नहीं है, प्रकृति के हित में नहीं है, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू करके न्यायपालिका उस कानून को खारिज कर सकती है। निष्कर्ष क्या है? डॉक्टर अंबेडकर का संविधान दर्शन वास्तव में सामाजिक क्रांति का एक कानूनी दस्तावेज है। उन्होंने भारत का एक ऐसा कानूनी ढांचा बना दिया जिसने सदियों से शोषित समाज को गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार प्रदान किया। हम कह सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने एक भारत को ऐसा संविधान दिया जिस संविधान के माध्यम से आज भारत
अपने 70 से 75 वर्ष की यात्रा पूरी कर रहा है और लगभग 75 साल पूरे होने जा रहे हैं भारतीय संविधान को। 75 साल पूरे होने के बाद भी आज ये संविधान प्रासंगिक है। उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कई विचार थे, कई विचारों को उन्होंने शामिल किया। मौलिक अधिकार हैं और भी अन्य जो सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से आज भारत का संविधान आगे बढ़ रहा है और उसी से देश चल रहा है। साथ ही साथ हम देखेंगे पांचवें प्रश्न में आगे, इसमें जेपी की समग्र क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन की अवधारणा का विस्तार और राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांति, 7 रिवोल्यूशन के सिद्धांत की तुलनात्मक विवेचना करनी। जेपी ने कौन सी चलाई थी? संपूर्ण क्रांति। लोहिया ने कौन सी क्रांति दी थी? सप्त क्रांति। क्या थी देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक चिंतन में समाजवाद को एक नया व्यवहारिक और जन आंदोलन के रूप में विचारों को जयप्रकाश नारायण जेपी डॉक्टर राम लोहिया का प्रमुख है। जेपी ने 1970 के दशक में सत्ता के अहंकार के खिलाफ समग्र गति का नारा दिया। लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आजादी के बाद अगर पॉलिटिकल थिंकरों में से देखा जाता है तो जेपी, लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीनों के नाम आते हैं। जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति, मैंने आपको पहले कहा था कि 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी के खिलाफ और उनके तानाशाही पूर्ण जो फैसले थे उनके खिलाफ जेपी ने समग्र क्रांति, संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवोल्यूशन चलाया था। मतलब पूरी व्यवस्था ही को बदलना, इसलिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यह मानवीय जीवन और व्यवस्था को पूर्ण था, जिसमें 7 क्रांतियां शामिल थी। 7 क्रांतियां नहीं है, ये तो आपके थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। आप यहाँ पर समझिए, राजनीतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति और सामाजिक क्रांति और बौद्धिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक क्रांति। यानी कि उन्होंने ये कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण, भ्रष्टाचार का अंत और जनता को राइट टू रिकॉल देना है। ये 7 क्रांतियां इसके अंदर नहीं थी। ये समग्र क्रांति किसकी थी? ये समग्र क्रांति थी आपके जेपी की। जेपी क्या कह रहे हैं? राजनीतिक क्रांति उन्हें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, इंदिरा जी का जो उस समय का शासन था उसमें विकेंद्रीकरण हो और उसका भ्रष्टाचार का अंत हो और राइट टू रिकॉल, ऐसी व्यवस्था हो जिसमें जो जनता द्वारा जो सदस्य चुने गए हैं उनको वापस से जनता पद विमुक्त कर सके। राइट टू रिकॉल प्रथा है जो जैसी स्विट्जरलैंड में चल रही है, राइट टू रिकॉल। आर्थिक क्रांति, वे केंद्र का अर्थव्यवस्था और आर्थिक असमानता को अंत होना चाहिए। आर्थिक असमानता, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, आर्थिक असमानता को दूर करना। सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति, जाति प्रथा, छुआछूत का उन्मूलन और नैतिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। बौद्धिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक क्रांति, शिक्षा प्रणाली में चरित्र निर्माणकारी बदलाव और नैतिक चेतना का विकास होना बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी जेपी की चीजें थी। अब देखते हैं लोहिया की सप्त क्रांतियां के, 1 2 3 4 5 6 और 7। उन्होंने 4 सिद्धांत दिए जेपी ने। कौन सी क्रांति चलाई? संपूर्ण क्रांति 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के शासन के खिलाफ चलाई थी। सप्त क्रांति लोहिया ने चलाई थी। लोहिया भी 1967 में एक नारा दिया था, 1967 का चुनाव था, उन्होंने एक नारा दिया, गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था कि कांग्रेस को हटाना और कांग्रेस को हटा के एक नई व्यवस्था लानी है। और 1971 में कई पार्टियां उनके साथ जुड़ गई थी, ग्रैंड अलायंस बनाया था 1971, वो दूसरी पार्टी थी। हम देखेंगे लोहिया का। लोहिया सप्त क्रांति में कहना क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? पहला है कि नर नारी की समानता के लिए क्रांति होनी चाहिए। मतलब ये चाह रहे हैं कि लैंगिक समानता हो। कैसी समानता हो? लैंगिक समानता। रंग भेद और चमड़ी के आधार पर होने वाले असमान व्यवहार, नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना, रंग भेद को समाप्त करना। पहला है लैंगिक समानता लाना, दूसरा है नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना, जाति प्रथा के खिलाफ पिछड़ों को विशेष अवसर, जाति प्रथा को समाप्त करना, विदेशी गुलामी के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए क्रांति करना। विदेशों की गुलामी नहीं करनी है, कोई देश किसी बाहरी देश के फैसलों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आर्थिक असमानता और निजी पूंजी के अत्यधिक संचय के खिलाफ थे। समाजवादी नेता थे लोहिया, और लोहिया चाहते थे कि क्या हो, भारत में समाजवाद लागू हो, निजीकरण ज्यादा नहीं हो, निजी संपत्ति के हित में नहीं थी, निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी की, निजी जीवन में अन्यायपूर्ण हस्तक्षेप के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता की क्रांति, निजी जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, राइट टू प्राइवेसी चाहते थे, निजता का अधिकार चाहते थे, अस्त्र शस्त्र के खिलाफ थे और सत्याग्रह, अहिंसक प्रतिरोध के लिए क्रांति की थी। सत्याग्रह गांधी जी के चेले थे और गांधी जी के रास्तों पर चलते थे। समानता और अंतर, दोनों का अंतिम लक्ष्य न्यायपूर्ण, समतावादी और शोषण मुक्त समाजवादी समाज की स्थापना करना है। लोहिया और अम्बेडकर दोनों का
दोनों ही सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी थे और गांधीवादी साधनों, शांतिपूर्ण आंदोलन, सत्याग्रह के समर्थक थे। किसकी बात हो रही है? एक तो आपकी बात हो रही है जेपी की और दूसरी हो रही है लोहिया की। तो लोहिया और जेपी दोनों समतावादी, न्यायपूर्ण, शोषण मुक्त समाजवादी के स्थापना चाहते थे। अंतर क्या है? जेपी की समग्र क्रांति का तात्कालिक जो राजनीतिक सुचिता भ्रष्टाचार के अंत पर था, जबकि लोहिया की सप्त क्रांति सामाजिक सांस्कृतिक भेदभाव जैसे भाषा, नीति, नर नारी समानता पर अधिक गहराई से। जेपी की संपूर्ण क्रांति तत्कालीन व्यवस्था पर थी, जबकि लोहिया की तो पूरी व्यवस्था पर थी कि आगे ये सारी चीजें भेदभाव नहीं होने चाहिए, नर नारी में समानता आनी चाहिए। वो पिछला जो बैकग्राउंड देख रहे थे, यानी कि पूर्व काल से लेकर आगे वर्तमान काल तक भी ये चीजें चलती रहे और ये सारी की सारी चीजें हो, सप्त क्रांति आए और नर नारियों में क्या हो, भेदभाव समाप्त हो। ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। साथ ही साथ हम बात करेंगे, अथवा इसका प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के दार्शनिक सिद्धांत की व्याख्या करनी है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आर्याम आर्थिक दर्शन व अंत्योदय की अवधारणा पर परीक्षण देना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिम के दो बड़े वैचारिक सिद्धांतों पूंजीवाद और साम्यवाद के विकल्प के रूप में एकात्म मानववाद का दर्शन प्रस्तुत किया। उनका दर्शन संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव जीवन को टुकड़ों के देखने के बजाय एकीकृत रूप में देखता है। एकात्म मानववाद का दार्शनिक सिद्धांत है। उपाध्याय जी मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समेकित रूप में देखते थे। एकात्मकता अर्थ है व्यक्ति, समाज, प्रकृति और ब्रह्मांड एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और राष्ट्र से संपूर्ण मानवता जुड़ी हुई है। व्यक्ति से परिवार होता, परिवार से समाज होता, समाज से राष्ट्र होता, राष्ट्र से ही संपूर्ण मानवता होती। ये किसका सिद्धांत था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा सिद्धांत था? एकात्मकता का अर्थ क्या है? उन्होंने क्या नारा दिया था? एकात्म मानववाद। मानव से ही पूरे राष्ट्र का विकास हो सकता है, क्योंकि मानव से परिवार, परिवार से व्यक्ति से परिवार बनते हैं, परिवार से समाज बनता है, समाज से आगे जाके राष्ट्र बनता है, राष्ट्र से ही आप मानवता का और सृष्टि का भला कर सकते। चार पुरुषार्थ वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संतुलन पर बल देते थे। चार पुरुषार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसमें धर्म को सर्वोपरि मानकर शेष पुरुषार्थों को नियंत्रित करने की बात की गई। चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा? धर्म। धर्म के आधार पर, धर्म को अर्थ लेते हुए बाकी सारों का पुरुषार्थ करना, बाकी सारे के कार्य करने। गांधी जी कहते थे कि धर्म बिन राजनीति किसी मृत्यु के समान है। वो इसका अर्थ है कि राजनीति में धर्म नहीं लाना चाहते थे, यानी कि नैतिक कर्तव्य आपका जो कहता है वो धार्मिक है। जैसे आग का धर्म क्या है? जलाना। वो धर्म जाति नहीं देखेगी, सभी को जलाएगी। पानी का धर्म क्या है? शीतलता प्रदान, प्यास बुझाना, वो सभी की प्यास बुझाएगा। ठीक इसी प्रकार का धर्म को मानते हुए बाकी सारे पुरुषार्थ करने। धर्म होना चाहिए। धर्म है कि नहीं? कार्य चित्ती और विराट, चित्त और विराट है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक अंतरात्मा होती है जिसे चित्ती कहा जाता है। राष्ट्र का विकास इसे चित्त के अनुसार होना चाहिए, चित्त के अनुसार होना चाहिए, यानी कि आपका नैतिक उत्थान बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे। आर्याम आर्थिक दर्शन व अंत्योदय क्या है? पंडित दीनदयाल ने अंत्योदय का, अभी योजना भी चल रही है अंत्योदय अन्न योजना, ये किसके नाम पर अभी वो बीजेपी सरकार ने शुरू की है? वो किसके नाम से शुरू की है? पंडित दीनदयाल के उपाध्याय। आर्याम आर्थिक नियमन क्या है? इसका तात्पर्य आर्थिक जीवन के नैतिक और न्यायपूर्ण नियमन से समाज में न तो अर्थ का अभाव, गरीबी होना चाहिए और न ही अर्थ का प्रभाव, अत्यधिक केंद्रीकरण होना चाहिए। उन्होंने हर हाथ को काम और विकेंद्रीकरण उत्पादन पर बल दिया। हर हाथ को काम, हर व्यक्ति को काम मिलना चाहिए, किसी भी संसाधनों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सभी को बराबर की समानता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ अंत्योदय की अवधारणा प्रस्तुत की। अंत्योदय का अर्थ है समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का उदय हो, विकास हो। राष्ट्र की प्रगति का पैमाना सबसे निचले गरीब और साधारण व्यक्ति की स्थिति से मापा जाता है। राज्य की योजनाओं का केंद्र बिंदु यही अंतिम व्यक्ति होना चाहिए। परीक्षण और मूल्यांकन। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव अंत्योदय का सिद्धांत अत्यंत प्रासंगिक है। दो सिद्धांत, एक अंत्योदय का और साथ ही साथ एकात्म मानववाद का। क्या कहता है? यह भौतिक विकास के साथ साथ नैतिक, पर्यावरण अनुकूल विकास की बात करता है।
आज की लोक कल्याणकारी योजना का मूल आधार यही अंत्योदय विचार है, जो एक समाज को एक मजबूत मानवीय विकल्प देता है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार हैं एकात्म मानव अंत्योदय, वो आज नैतिक उत्थान की बात करते हैं, नैतिक विकास की बात करते हैं। ये होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम कहेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपकी यहाँ पर क्लास पूरी हो गई है। अब जो हम बात करेंगे, जो ये क्लास पूरी होने के बाद, कि इसमें अगर आप पूरा सा ध्यान देते हैं या फिर जिन प्रश्नों की हमने चर्चा की है, उन प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा भी अगर रिवीजन करते हैं, तो आने वाले समय में एग्ज़ाम में अच्छे से अंकों से पास हो सकते हैं। और जो हमने ये चर्चा की है, इनको आप देखिए, वापस से चेक करिए कि क्या किस तरीके से कौन से प्रश्न हैं। उन प्रश्नों की आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस के माध्यम से अच्छा प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में आप अच्छे अंकों से या अच्छे नंबरों से पास होंगे। और इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपका पेपर अच्छा हो, आप अच्छे से पेपर दे पाएँ और एग्ज़ाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़े रहें। यहाँ पर 1 वीक सीरीज़ के माध्यम से आपको और अच्छी चीज़ें सिखाई जाएगी और बेहतर से बेहतर चीज़ें की जाएगी। इसके लिए साथ ही साथ मैं धन्यवाद करता हूँ, इतना आपने समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।